एपिसोड 1 मुंबई दोपहर का समय। मुंबई के सुनसान हाईवे रोड पर एक कार तेजी से आगे बढ़ती ही जा रही थी। कार में पीछे वाली सीट पर एक 23 साल की लड़की बैठी हुई थी। दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत, उसकी खूबसूरती के बारे में क्या तारीफ करे। स्वर्ग में रहने वाली उर्वशी, अप्सरा, मेनका को भी पीछे छोड़ दे। दूध जैसे गोरा रंग, हिरानी जैसे नीली आंखें, गुलाबी पनखुड़ी जैसी गुलाबी होठ, घुटनों के नीचे तक काले घने लंबे बाल, फीकी नाक, उस खूबसूरत नाकों में एक प्यारी सी नोजरिंग, गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर, बेहद खूबसूरत और आकर्षक उसका ये बेदाग चेहरा अब इस वक्त घबराहट में पसीनों से पूरी तरह लथपथ और पीला पड़ चुका था। इस वक्त उसकी खूबसूरत चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। पीछे की सीट पर बैठी वो लड़की बार बार मोबाइल में टाइम देखती और ड्राइवर को तेजी से चलाने की बार बार बोले जा रही थी। उसको ऐसे परेशान में देखकर वो ड्राइवर बैक मिरर में उसे देखे जा रहा था। लड़की अपने मन में सोचने लगी, पता नहीं पिया किस हालत में होगी। हे महादेव, मदद करना, जल्दी से जल्दी मुझे पिया के पास पहुंचा देना। प्लीज महादेव, आपकी बानी की मदद कर दो। पता नहीं आज मुझे इतना बेचैन और घबराहट क्यों हो रही है। सोचते हुए खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। बाहर का मौसम बहुत खराब होने लगा था। धूप से अचानक काले घने बादल मंडराने लगे थे। अब हवा भी तेजी से चलने लगी। बाहर का इतना खराब मौसम को देखकर बानी और भी ज्यादा डर गई। महादेव, आपकी बानी की मदद करना, पिया को कुछ ना हो। भगवान को याद करते हुए जा रही थी और बार बार समय को भी देखे जा रही थी। 2-3 घंटे बाद आखिरकार बानी उस लोकेशन पर पहुंच गई। ये जगह एक घनी जंगल के उत्तर दिशा के पहाड़ी पर आकर पहुंची थी। जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरकर जल्दी से बिना देर किए ही आगे बढ़ने लगी। कुछ देर तक चलने बाद वो एक जगह पर आ पहुंची। जैसे ही वो वहां पहुंची, वो आसपास देखने लगी और बिना देरी किए ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पिया, पिया, कहाँ हो तुम? पिया, देख मैं आ गई हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन आ गई है, कहाँ हो पिया? उसकी आवाज में घबराहट, चिंता, परेशान और रोने के वजह से उसकी आंखें पूरी तरह लाल होकर सूज चुकी थी। तभी उसके पीछे से किसी की तालियां बजाने की आवाज आने लगी। ये सुन बानी जल्दी से पीछे मुड़कर देखने लगी। सामने पिया को देखकर उसके चेहरे पर खुशी और रिलैक्स दोनों ही देखी जा सकती थी। एक गहरी सांस छोड़ी और अगले पल चिंता भरी आवाज में पिया की ओर जाते हुए कहा, पिया, तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? पता है घर पर माँ पिताजी कितने परेशान है, कहाँ चली गई थी तू? तभी अचानक बानी चुप हो गई और पिया की ओर देखने लगी। बानी की सामने खड़ी वो लड़की कोई और नहीं, बानी की छोटी बहन पिया थी। बिना कोई हाव भाव के चुपचाप अपनी दोनों हाथों को सीने पर क्रॉस करके चुपचाप बानी को घूरे जा रही थी। बानी थोड़ा परेशान होकर एक कदम पीछे होकर अपनी नजरें नीचे कली और अगले ही पल पिया की ओर देखते हुए बोली, पिया, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन पिया मेरा यकीन करो, उस वक्त हालत कुछ ऐसे थे कि सबके कहने पर ही मुझे तुम्हारी जगह पर शादी के मंडप में बैठना पड़ा। लेकिन पिया, तुम भी तो सोचो, तुम्हारी शादी थी और तुम बिना किसी को कुछ बताए ही घर छोड़कर चली गई थी ना। और हमारे घरवाले की इज्जत का सवाल भी था। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? और कुछ शांत होकर बानी और आगे बोली, देखो पिया, तुम गुस्सा मत करो, अब चलो घर चलते हैं। घरवाले सब परेशान में हैं, खास करके माँ और पिताजी। चलो। इतना कहकर वो पिया की हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। लेकिन एक कदम और आगे बढ़ा पाती, तभी उसकी पैर वहीं पर रुक जाती है और पिया की तरफ मुड़ कर देखने लगी। पिया बस खामोश और चुपचाप बिना कोई एक्सप्रेशन लिए बानी को देखे जा रही थी। पिया को अपनी ओर ऐसे घूरते देख एक पल के लिए बानी भी हैरान परेशान होने लगती है और धीमी आवाज में बोलती है, चलो पिया। आगे वो कुछ कह पाती तभी किसी ने एक तेज तरार छुरी से उसकी पीठ के पीछे घोंप दिया, जिसे एकदम से बानी की सांसें अटक जाती है और अगले ही पल आंखों में आंसू, दर्द साफ नजर आने लगी। बानी को तो कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। उसे पीछे मुड़कर उस इंसान को देखने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था। वो पिया को कुछ और कह पाती, एक बार फिर उसके पीठ पर तेज तरार छुरी से वार कर दिया। बस पिया ये सब बड़े ही आराम से देखे जा रही थी। अब बानी से कुछ भी कहना नहीं बन पा रहा था। एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गई। उसी समय तेज बारिश भी शुरू हो गई। अब जाकर छुरी से वार करने वाला वो इंसान धीरे धीरे चलकर बानी के सामने आकर खड़ा हो गया। बानी जैसे तैसे करके अपनी धुंधली आंखों से उसे देखने लगी। जैसे ही उसने उस इंसान को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसकी मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई, ऋषभ। ऋषभ, ये वो इंसान था जो एक समय पर बानी सबसे ज्यादा प्यार किया करती थी।
लेकिन मजबूरी में आकर बानी की शादी किसी और से करनी पड़ी थी और उसे ऋषभ से दूर होना पड़ा था। ऋषभ के चेहरे पर एक शैतान मुस्कान था। ये देख बानी पूरी तरह टूट गई। वही ऋषभ को देख पिया के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई और उसके सामने ही बेशर्मों की तरह चूमने लगे। ये देख बानी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगे। अपनी धुंधली आंखों से उन दोनों को देखे जा रही थी। वो मन ही मन में सोचने लगी, पिया, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे मरना चाहा। कितनी बार कहा है मैंने पिया, मेरी यकीन करो, लेकिन तुम नफरत में इतनी आगे बढ़ गई कि वो आगे कुछ भी कह नहीं सकी है, क्योंकि उसकी मन पर ही इतना ज्यादा घाव हो गया था कि छुरी की घाव को वो महसूस नहीं कर पा रहे थी। तभी बानी की किसी की कदमों की आहट सुनाई देने लगी। सब उस ओर देखने लगे। बानी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और वे सब उसे मारना क्यों चाहते हैं। बानी को तो ये पता था कि उनके पेरेंट्स मिस्टर महेश के परिवार कोई भी उसे पसंद नहीं करते थे सिवाय उनके दादी के, लेकिन ये नहीं पता था कि उसको जान से मार ही डालेंगे। बानी को अब अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने जिंदगी भर इन लोगों के लिए और इन लोगों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया था। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इन लोगों की खुशी के लिए मेरी इच्छा को भी मार दिया। मेरा सपना भी मुझे पढ़ना आगे बढ़ना था, लेकिन इन लोगों के लिए मेरी पूरी जिंदगी इन लोगों के नाम कर दी थी। जो वो चाहते थे मैंने भी वही किया। बानी अपने मन में दर्द लेकर इन सब बातों को याद करके और भी ज्यादा उसके आंखों में आंसू बहने लगे। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या कहे। अपनी दर्द भरी आवाज निकाली, क्यों पिताजी, क्यों ऋषभ, क्यों पिया। इतना कहकर बानी खामोश हो गई। उसे इससे आगे बोले ही नहीं जा रहा था, क्योंकि जिस छुरी से उसको मारा था उस पर एक खतरनाक जहर लगाया हुआ था, जिसे रह रहकर उसे बहुत दर्द हो रहा था, मनो हजारों बिच्छू उसके शरीर में काट रहे हो। बानी उम्मीद भरी नजरों से उन तीनों को देखे जा रहे थी, कोई आकर उसे मदद कर दे। लेकिन ये लड़की तो सच में बहुत बेवकूफ थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद उन पापियों पर उम्मीद लगाए बैठी थी। जैसे जैसे दर्द बांध रहा था उसी तरह उसकी उम्मीद टूट रही थी। तभी ना चाहकर भी अचानक से उसके दिमाग में उसका पति मिस्टर तेजवीर की याद आने लगी। उसका चेहरा और ज्यादा पीला पड़ चुका था। अपने पति को बार बार याद करने लगी। काश आप यहाँ होते। बानी के दिल में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। भले ही शादी होकर 2 साल हो गए हो, दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता ना हो, फिर भी बानी कभी भी पति तेजवीर को कभी हर्ट नहीं की थी, या फिर दोनों के बीच कभी मनमुटाव भी नहीं था और ना ही एक दूसरे को प्यार करते थे। तेजवीर ज्यादातर कामों में बिजी ही रहता था, कभी बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता था। इस बात को लेकर बानी कभी भी किसी के सामने शिकायत नहीं की थी। सच्चाई ये भी थी कि उसने बस 5th क्लास तक ही पढ़ाई की थी और ऊपर से भोली भली शांत स्वभाव की लड़की थी। सामने वाली इंसान का चाल कभी नहीं समझती थी, बस सबके साथ मुस्कुराकर ही बात किया करती थी। कोई भी इंसान उसको जो काम करने के लिए कहता वो पूरे दिल से किया करती थी। इसका कारण ये भी था कि बानी सच में कम पढ़ी लिखी होने वजह से ही आज ये हालत हुआ है। अब उसे अपने खुद की हालत पर तरस आने लगा था। शादी के बाद वो थोड़ी उदास रहने लगी थी, क्योंकि तेजवीर उस पर ज्यादातर ध्यान नहीं देता था, बस अपने काम से काम रखता था। भले ही शादी किसी भी हालत में हुई हो, लेकिन बानी अपने दिल से उस शादी को निभाना चाहती थी। लेकिन उसके जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं आया जो वो एक बार तेजवीर से बात कर सके। भले ही उनका रिश्ता जैसे भी हो, लेकिन बानी के नजरों में उसका पति एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला था। दिखने में किसी राजा से कम नहीं था। बर्फ जैसे सफेद रंग, काले सिल्की बाल, तीखी नाक, काली आंखें, लाल होठ, दूध जैसे सफेद दांत, हाइट 6'2" अप्स, चौड़ी सीना, रौबदार आवाज। मुंह से ये शब्द भी निकला तो भी सब थर थर कांपना शुरू हो जाए। उसका हैंडसम सा चेहरा देखकर लड़कियों का दिल ट्रेन के रफ्तार दौड़ना शुरू हो जाए। वही लड़के उनके सामने ज्यादातर टिकते नहीं थे, या यूं कह लो वो मन ही मन उसका हैंडसम चेहरा देखकर वो भी जलने लगते थे। तभी पिया आगे आते हुई कहती है, बानी, उफ सॉरी मेरी प्यारी दी, भले ही तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैं तुमसे नफरत करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी से तेजवीर से तलाक ले लो, लेकिन तुमने क्या किया, तलाक ना देने से बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। मैं तेजवीर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे मेरे प्यार से दूर होना पड़ा और तुम मेरी जगह ले ली, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। पिया थोड़ा रुककर और आगे कहती है, पता है बानी, मुझे तुमसे नफरत करने के लिए ये एक ही रीजन नहीं है, बल्कि मैं तुमसे बचपन से सी नफरत करती हूँ। पता नहीं क्यों? क्यों? तुझे देखकर मेरा खून खोल उठता है। तुम्हारी इस खूबसूरती से नफरत करती हूँ
अब आगे देखना मेरी प्यारी बहन, अब तुम्हारे सब कुछ छीन लूंगी। इतना कहकर वो अपने माथे पर चपत लगते हुए फिर हंसते हुए कहती है, अरे मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, देखो सब कुछ छीन लूंगी नहीं बल्कि सब कुछ छीन लिया है मैंने। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसाने लगी। फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है और अपने पिता की तरफ मुड़ते हुए कहती है, पिताजी, आपने कहा था कि ये लड़की हमारे लिए बहुत ही लकी है। महेश अपनी बेटी की बात सुनकर बानी की ओर देखते हुए एक शैतानी हंसी के साथ कहता है, मेरी बेटी पिया, मुझे तो पता नहीं था कि ये लड़की हमारे लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। मैं और आपके दादी दोनों वापस घर लौटने वक्त बीच सड़क पर हमें मिली, वो बहुत बुरी हालत में, वो तो तुम्हारी दादी ही थी जो इसे हमारे घर ले आई। पता है बेटा, तुम्हारी छोटी बहन निम्मी की हॉट प्रॉब्लम है और आपकी बहन को बचाने के लिए हमें एक हॉट ट्रांसपेरेंट की जरूरत थी, लेकिन हमें नहीं मिल रही थी। ऊपर से हमारे पास समय भी बहुत कम था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि आपकी छोटी बहन निम्मी की ब्लड ग्रुप और इस लड़की की ब्लड ग्रुप बिल्कुल शामे है, तो हुई ना ये लड़की हमारे लिए मददगार साबित। और सबसे बड़ी एक और बात यह भी है बेटा, पिया बानी कोई आम गरीब लड़की नहीं है, उसके नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ये तो करोड़ों की जायदाद की मालकिन है, लेकिन मैंने बड़े ही आराम से उसके सारे प्रॉपर्टी को मेरे नाम करवा लिया है। बस हमें इसकी दिल चाहिए। पिया ने जब ये सुना तो और भी ज्यादा खुश हो गई, या यूं कह लो कि वो खुशी के मारे पागल ही हो गई। अपने पिता के बात सुनकर पिया एकदम खुश होकर कहने लगी, क्या सच में डैड, हमारी निम्मी अब ठीक हो जाएगी? जैसे बानी ये सब सुना उसका दिल धक से रह गया, आंखों में आंसू लिए एक बार फिर से उसको अपने पति याद आने लगी। बार बार याद करने से सात समुंदर उस ओर एक बड़े से आलीशान कमरे बैठा एक इंसान, उसका दिल जोरों शोरों से धड़क रहा था। वो जो अपने काम पर बिना ध्यान लगाए ही अपनी बेचैनी को काबू में करने की कोशिश करते ही जा रहा था। उसको ऐसे करते देख वहां बैठे कुछ बड़े बड़े क्लाइंट थोड़ा हैरान और परेशान लगने लगे। तभी उस इंसान का पीए राघव आकर जल्दी से बैठे इंसान को संभालते हुए कहा, बॉस आप ठीक है, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं मैं ठीक हूँ, बैठा हुआ इंसान ने कहा। ये इंसान और कोई नहीं, सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून मिस्टर तेजवीर सिंह था। उसने एक गहरी सांस लेने लगा और राघव एक गिलास पानी पीने के लिए दे दिया। तेजवीर को कुछ याद आता है और जल्दी से राघव से ऑर्डर देते हुए कहता है, राघव जाओ, जाकर आपके मैडम इस वक्त क्या कर रही, मुझे इन्फॉर्म करो। तेजवीर की बातें सुनकर राघव भी जल्दी से हाँ में सर हिलाकर कमरे से निकल गया और तेजवीर सबको वहां से जाने के लिए भी कह दिया और अपनी आंखें बंद करके मन में कहा, आई होप तुम ठीक होंगी। दूसरी ओर बानी को अब उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उसका हिम्मत का जवाब देने लगी थी। पिया बानी सामने बैठ गई और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, चचा बानी बानी बानी, देखना अनएजुकेटेड होना कितना खतरनाक होता है। तुमने जो एक पेपर्स के ऊपर अपनी छोटी छोटी अक्षरों से साइन की थी ना, वो कौन सी पेपर्स थे बता दूं? चलो आखिरी में बता देते हूँ। अरे भाई, तीजे जानना भी जरूरी है। आहा, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो सब छुप कर रखूं, है ना? पता है बानी, वो पेपर तुम्हारी और तेजवीर के डाइवोर्स पेपर थे। और तुझे पता है तुम्हारे पति तुम्हारे नाम पर कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी तेरे नाम कर रखा है। जैसे ही बानी ये सुना तो वो एकदम से चौंक गई और अगले ही पल हैरान हो गई। उसको ऐसा रिएक्शन बनाते देख पिया हंसते हुए बोली, हाँ बानी, तुम्हारे पति तुम्हारे नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रखा था। मजे के बात तो ये था कि वो पेपर तुमने कोई मामूली पेपर समझकर तूने तुम्हारे कमरे एक कोने में रखा हुआ था, एक शोपीस की तरह। थैंक गॉड वो पेपर मेरे हाथ लग गई और अब देखो मैं बन गई करोड़ों की मालकिन। महेश एक शातिर मुस्कान लिए बानी के सामने बैठ गया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बानी बेटा, आखिरी में यौम मरने जा रही हो, वो भी हमारी लिए, तो क्यों ना आखिरी में तुझे एक और सच्चाई बता दूं। पता है, ऐसे ही हमें पता चला कि तुम करोड़ों की मालकिन है, तब मैंने तुम्हारी सारी इन्वेस्टिगेशन करवा दिया था। तब हमें पता चला कि तुम अरोड़ा फैमिली की बेटी हो, लेकिन कानून के तौर पर तेरी उम्र 18 साल की होने के बाद ही वो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम होने वाला था। और हुआ भी ऐसा। और तुझे पता है तुम अपने परिवार से कैसे दूर हुई। इतना कहकर वो हंसने लगा और अगले ही पल हंसी को रोक कर कहा, तुम अपनी परिवार से दूर इसलिए हुई कि तुम्हारा फैमिली यानी अरोड़ा फैमिली में भी तुम्हारे दुश्मन थे, जिस वजह से तू 5 साल में ही अपने परिवार से दूर होना पड़ा। बानी ये सब सुनकर वो हैरान ही हो गई। उसकी मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रही थी। आखिर जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उसको उसी के बारे में सच्चाई जो पता चल रही थी। बानी को अपनी ऐसे बेवकूफी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था और पूरे ताकत लगाकर अपनी दंत भींचते हुए गुस्से में बोली,
ये सही नहीं किया आप लोगों ने। देखना मेरे पति तुम सबको नहीं छोड़ेगा। इतना बड़ा धोखा देने का सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगा। बानी की बात सुनकर पिया एकदम से गुस्से में आ गई थी और अगले ही पल वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। उसे ऐसे हंसता हुआ देख बानी बस अपनी दर्द में उसे घूरे जा रही थी। पिया अपने आप को कंट्रोल करके वो तेजी से आगे बढ़कर बानी को अपने पैरों से उसे उसके घाव के ऊपर ही और गहरा घाव देने लगी, जिसे बानी असहनीय दर्द को बर्दाश्त करना नामुमकिन सा हो गया था और अपने हाथों से उसके जबड़े को कसकर पकड़कर दांत भींचते हुए बोली, तू जिंदा रहेगी तब ना तुम्हारे पति को पता चलेगा। हाँ। इतना कहकर वो बानी के चेहरे को एकदम जोर से झटक दिया, जिसे वो बेजान की तरह उसका सिर कीचड़ में दस गया। तभी अचानक से 4-5 डॉक्टर्स का टीम वहां पर आकर पहुंच गए। उन्हें देख मिस्टर महेश कश्यप, पिया और ऋषभ तीनों ने जल्दी आगे बढ़कर उन डॉक्टर से हाथ मिलाने लगे। महेश बानी की ओर देखते हुए कहा, डॉक्टर जल्दी कीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है। इतना कहकर वो डॉक्टर्स भी जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। पहले बानी की सांसें चेक करने लगे। उसकी सांसें बहुत ही धीमी चल रही थी। ये देख सांसें चेक करने वाला डॉक्टर महेश को बताया, मिस्टर कश्यप इस लड़की की सांसें अभी भी चल रही है। ये सुनते ही महेश कुछ कहने से पहले ही पिया बोली, तो क्या हुआ वैसे, अब ये जिंदा कहाँ रहने वाली है, आप बस अपना काम कीजिए। ये सुनते ही सभी डॉक्टर अपना काम करने लगे। बानी को कीचड़ में से उठाकर वही एक हरी घास वाली जगह पर लेटा दिया और बानी को बिना बेहोश किए ही सीधे उसका दिल को निकालने में लग गए। जैसे ही उसका सीने को चीरने लगे वैसे बानी की चीख उस पूरी जंगल में गूंज उठी। उसके साथ ही आसमान में बिजली की तेज आवाज गूंज उठी। तेज रफ्तार मौसम खराब होने लगा। बानी की चीख अभी भी पूरी जंगल में गूंजा रही थी। तभी पिया आकर उसके मुंह पर आपने पैर रखकर बंद कर दिया। बस बानी के वो दो नीली आंखें ऊपर आसमान को देख रही थी जो काले घने बादल मंडरा रहे थे। जैसे ही उसकी आंखें शांत हुई तेज रफ्तार बारिश भी शुरू हो गई थी। बानी की आंखें अभी भी आसमान की ओर ही थी, वो भी बहुत शांत। अब बानी बहुत शांत हो गई थी। उसकी जान जा चुकी थी। बानी इस दुनिया से जा चुकी थी। एक सफेद रोशनी जो हर तरफ बिखर रही थी, वो जगह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक लड़की जो सफेद कपड़ों में थी, वो बहुत ही ज्यादा उदास और आंखों में आंसू लिए वही एक जगह पर बैठकर रो रही थी। तभी उसके सामने एक दिव्य शक्ति रोशनी उसके सामने आकर रुकी और उस रोशनी में से आवाज आने लगी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? वो लड़की एक पल के लिए तो हैरान हो गई और अगले ही पल वो उदास मन से कहने लगी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इतने बेरहमी से मार दिया? ऐसा क्यों किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ क्या इसलिए मुझे धोखा दिया? या मैं बहुत बुरी हूँ जो मुझे इतना भयानक मौत मिली? लड़की की सवाल सुनकर दिव्या शक्ति रोशनी ने कहा, नहीं तुम बहुत अच्छी हो, रोना नहीं। ये सुनते ही वो लड़की चुप हो जाती है, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। ये बात दिव्य शक्ति रोशनी को पता चल गई और वो रोशनी उस लड़की से कहा, मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ अपनी जिंदगी जीने का, क्या तुम ऐसा चाहोगी? उस रोशनी की बातें सुन लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और अगली ही पल और मायूस हो गई। उसकी मायूस वो दिव्य शक्ति रोशनी को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी कि लड़की के मन के दर्द को लड़की को शांत करते गए दिव्य शक्ति रोशनी कहा, अगर मैं ये कहूं कि तुम एक बार फिर उस पुरानी जिंदगी में जाओ और वहां अपना जीवन जियो। जैसे ही लड़की ने ये सुना उसने तुरंत बोली, नहीं, एक बार फिर ऐसे दर्दनाक मौत नहीं मारनी मुझे। ये सुन दिव्य शक्ति रोशनी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ ऐसी शक्तियां दूंगा कि तुम अपनी जीवन में आई हुई कई सारी मुसीबत को सामना कर सकती हो, साथ ही तुम्हारी जिंदगी भी पिछले जन्म से भी बहुत ज्यादा बेहतर बना सकती हो। शक्तियां? कौन सी शक्तियां? लड़की ने पूछा। मैं तुम्हें वो शक्तियां दूंगा जो धरती पर बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए मददगार साबित होगी और तुम्हें नीचे धरती पर जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये शक्तियों के बारे में किसी को भी मत बताना, वरना मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, दिव्य शक्ति रोशनी ने कहा। वो लड़की ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी और वो जल्दी कहती है, थैंक यू, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? लड़की की बात सुन वो रोशनी को पता चल जाता है लड़की क्या पूछने वाली है, फिर भी रोशनी कहती है, हाँ बिल्कुल पूछो। लड़की थोड़ी हिचकिचाते हुए पूछती है, आप मुझे इतना मदद कर रहे हैं, लेकिन क्यों, और आप है कौन? रोशनी कहती है, मेरा पहला जवाब, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। दूसरा जवाब है, मैं वो हूं जो तुम अपने दिल में बहुत ही ज्यादा आस्था रखती हो। तुम ये समझ लो कि पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला उसका एक छोटा सा अंश हूं।
ये सुनते ही लड़की के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, वो भी धीमी आवाज में, महादेव। दिव्य रोशनी ये सुनकर हंसाने लगती है और कहती है, सच में तुम बहुत मासूम और प्यारी हो। मैं एक दिव्य शक्ति प्रकाश का ऊर्जा हूँ जो महादेव का एक अंश है, और ये भी महादेव का ही आदेश है कि एक मौका प्राप्त किया है आपके लिए। ये सुनते ही वो लड़की की आंखों में आंसू बहने लगा। तभी अचानक से उस रोशनी में से एक आकृति प्रकट होती है। ये देख वो लड़की हैरान हो जाती है। वो आकृति साक्षात महादेव का आकृति थी। आकृति ने कहा, लो मैं आपके सामने प्रकट हो गया। जो तुम मन में सोच रही थी इसको भी मैंने पूरा कर दिया। अब तुम्हें धरती पर जाना चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये सुनकर लड़की खुशी के आंसू लिए कहती है, धन्यवाद महादेव। तभी अचानक से हर तरफ एक तेज रफ्तार सफेद रोशनी बिखर गई। उसी समय एक कमरे में दो जोड़ी आंखें धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल रही थी। जैसे ही वो आंखें पूरी तरह से खोली तो सूरज की किरणें उस छोटी से खिड़की से कमरे के अंदर आ रही थी। उस लड़की के नीली आंखें पूरे कमरे को बड़े ही ध्यान से देखने लगी। वो एक छोटा सा कमरा था और एक छोटी सी खिड़की। उस कमरे में ज्यादा चीजें तो नहीं थी, लेकिन नाम के वास्ते एक छोटा सा टेबल, एक चेयर, एक सिंगल बेड और एक पुराना 5 इंच का टूटा फूटा अलमारी जो कोने में रखे हुए थे। वो लड़की पहले जल्दी से अपनी बेड से उठकर पहले आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। आईने में अपना अक्ष देखकर वो एकदम से हैरान हो गई। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि बानी ही थी। बानी उस छोटे से कमरे को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। तभी उसकी दिमाग की बत्ती जली। उसको ये समझते देर नहीं लगी कि ये वही कमरा है जो 10 साल से रहती आ रही है। बानी को एहसास हुआ कि इस वक्त वो मिस्टर कश्यप के घर में रह रही है। बानी जब 5 साल की थी तभी वो इस घर में आई थी, वो भी मिस्टर महेश कश्यप के मां यानी पिया की दादी मिसेस गायत्री कश्यप बानी को लेकर आई थी। तब पिया बस 3 साल की थी, वही पिया की छोटी बहन निम्मी बस 1.5 साल की थी। जब गायत्री बानी को अपनी घर लेकर आई थी तब महेश कश्यप और उसकी पत्नी मिसेस रूपाली कश्यप को अच्छा नहीं लगा था। सबसे ज्यादा गुस्से में तो पिया की मां रूपाली ही थी। ऐसा नहीं था कि महेश कश्यप के पैसों से गरीब था जो खाना पीना बहुत मुश्किल से चलता हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मिस्टर कश्यप का परिवार भी अच्छा खासा अमीरों घरवालों में से एक था। मिस्टर कश्यप का एक रियल एस्टेट का बिजनेस था और अच्छा खासा प्रॉफिट में भी था। लेकिन बानी को जब घर लेकर आए थे, रूपाली के मन में बानी के लिए नफरत पैदा हो गई थी, लेकिन अपनी सास के वजह से चुप रहा करती थी। बानी ने जाकर पहले एक छोटी सी यानी मिनी कैलेंडर में जाकर तारीख को देखती है तो उसके आंखों में चमक आ जाती है और मन में कहने लगती है, अरे वाह, मैं तो 10 साल पीछे आ गई हूँ, यानी मैं अभी भी 13 साल की हूँ। उसके मन में खुशी का ठिकान ही नहीं रहा और अगले ही पल उसके चेहरे पर उदास, निराशा और दुख उसके चेहरे पर साफ दिखने लगे, क्योंकि उसे याद आता है कल वही दिन था जो उनके दादी गायत्री की देह संस्कार किए गए थे। कल ही उनके दादी उन सबको छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कर दिया था। जैसे ही बानी को ये सब याद आने लगती है तो बहुत ज्यादा ही मायूस हो गई, क्योंकि बानी को अच्छे से याद थी कि बानी जब से कश्यप के परिवार में आई थी तब से लेकर आज तक, या यूं कह लो कल तक, कोई उससे प्यार करता था तो वो थी दादी गायत्री। वो अकेली इंसान थी जो बानी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन कल ही उनका निधन हो गया था। ये सोचते हुए बानी बहुत ज्यादा निराशा हो गई और उसके आंखों में आंसू आने लगी। तभी उसके कानों में कमरे की दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। इतनी जोर से आवाज आने से बानी को समझते देर नहीं लगी कि दरवाजा पीटने वाला यानी खटखटाने वाला इंसान बहुत गुस्से में है। बानी जाकर धीरे से जाकर कमरे का दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है, सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि मिसेस कश्यप यानी रूपाली कश्यप थी। रूपाली बानी को देखकर गुस्से में लाल पीला होती जा रही थी और गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए बोली, बानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी तक सोने की? कल तो बहुत ही नाटक कर रही थी बेहोश होने का, और अभी भी नाटक करना चाहती हो। गलती से भी मेरे सामने नाटक करने की हिम्मत भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रूपाली के मुंह से ये सब सुनकर बानी को याद आता है कि कल दादी की अंतिम दर्शन करने के लिए जब दादी के पास गई थी वो अचानक से बेहोश हो गई थी, और कितना भी उसे होश में लाने की कोशिश किए थे लेकिन बानी होश में ही नहीं आई थी। इसलिए उसे नौकरों को कहकर उसे कमरे लाकर बेड पर लेटा दिया था। जैसे ही बानी को ये सब याद आया वो और भी ज्यादा उदास हो गई, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से उसका हालत बिगड़ गई थी। लेकिन किसी ने भी डॉक्टर को नहीं बुलाया था। आखिरी में उसको 1 महीने तक बुखार हो गया था। जैसे तैसे करके वो थोड़ा ठीक भी हो गई थी। कहते हैं ना, अगर हमारे साथ कोई नहीं रहा तो भगवान हमेशा रहता है। कुछ ऐसा ही बानी के साथ हुआ था। बानी एक खास बात ये थी, वो भगवान महादेव को बहुत मानती थी।
सब कुछ अपना परिवार, दोस्त। आज उसे एहसास होता है कि आज एक बार फिर जीने का मौका मिला है तो अच्छे से जिएगी, साथ ही बदला भी। मेरे महादेव ने जो मौका दिया है वो मैं अच्छे से उपयोग करूंगी। बानी ये सब अनी मन में ये सब सोचे ही जा रही थी। तभी बानी की कानों में एक बार फिर जोर से चिल्लाकर बात कर रही रूपाली की आवाज आई। ओह महारानी, अब क्या मैं तुम्हारी आरती करूं? चलो जाकर काम करो, काम बहुत है। वैसे 2-3 घंटों में मेहमान आना शुरू हो जाएगा, चलो जल्दी। इतना कहकर वो बानी घूरते हुए वहां से चली गई। आज कुछ गेस्ट आने वाले थे जो कल गायत्री के अंतिम दर्शन के लिए नहीं आए थे, वो आज आने वाले थे कुछ सिंपैथी देने के लिए। बानी चुपचाप अपने कमरे आकर एक चेयर पर बैठ गई और कुछ गहरी सोच में डूब गई। वही रूपाली गुस्से में तमतमाती नीचे हाल में आ गई। उसे इतना गुस्से में देखकर मिस्टर कश्यप ने पूछा, क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों हो? अपनी पति के बात सुनकर थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, गुस्सा? आपको तो पता ही है मुझे इस लड़की से बहुत ही ज्यादा चिढ़ होती है, और गुस्सा इतना आता है कि एक पल के लिए ये सोचती हूँ कि उसका खून कर दूं। जैसे महेश ने ये सुना वो थोड़ा सीरियस होकर कहा, ये क्या बोले जा रही हो? भूलो मत कि माँ ने उसे इस घर में लेकर आई है, और वैसे भी तो उससे दूर ही रहो ना, क्यों खामखा उस लड़की के लिए परेशान होती रहती हो? महेश की बात सुनकर उसकी 11 साल की बेटी पिया कहती है, मॉम आप बेवजह ही गुस्सा करती रहती हो। वैसे वो इस घर में एक नौकरानी है, घर का सारा काम करती है, हम जो कहते हैं वो सब वो करती रहती है। इतनी बड़ी बेवकूफ और गंवार लड़की के लिए आप परेशान ना होइए। अपनी बेटी की बात सुनकर रूपाली को थोड़ा सुकून होता है और अपनी दोनों बेटी और पति के साथ नाश्ता करने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था जैसे कल ही उनके लिए कोई दुख का दिन था। बड़े ही आराम से वे सभी नाश्ता करने में लगे हुए थे। वही एक कोने में खड़ी बानी ये सब बातें सुन रही थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। तभी उसे याद आता है कि अरे आज से ही तो उसकी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो गई थी। खाना पानी ठीक से मिलना भी मुश्किल हो गया था। अब बानी पहले की तरह कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए अब पहले से भी ज्यादा एक स्ट्रांग लड़की बनेगी। इतना कहकर वो अपना काम करने में लग गई। अगले दिन सुबह बानी जल्दी से उठकर तैयार हो गई। पहले महादेव का पूजा किया, फिर अपना डेली रूटीन में जड़ गई। पहले सुबह का नाश्ता बनाकर उसके हिस्से का काम खत्म करके वो फ्री हो गई। आज बानी रोज की तरह मासूम और शांत लग रही थी। उसने एक येलो कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। ये ड्रेस उसके घुटनों के थोड़ा नीचे तक आ रही थी। इस कपड़ों में भी वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। वैसे वो जो भी कपड़े पहनती थी वे सब कपड़े बहुत ही सस्ती एक सस्ते बाजार से खरीद कर लाकर देते थे, लेकिन बानी इसमें भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी। उसको इतना सस्ते कपड़े दिलवाना रूपाली महेश का ही चाल रहता था, लेकिन गायत्री को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। लेकिन बानी की मुस्कुराता चेहरा देखकर वो भी खुश हो जाती थी। लेकिन अब बानी पहले की तरह रह रही है, लेकिन फर्क इतना था कि वो पहले की तरह मुस्कुरा नहीं रही थी, वो बहुत ही शांत में रहने लगी। वैसे महेश और रूपाली को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब लोगों को भी नहीं पता कि अब बानी को भी कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। वैसे बानी चाहो तो घर छोड़कर जा सकती थी, लेकिन अब वो दिन नहीं आया था, और ऊपर से उसने अपनी दादी यानी गायत्री से जो वक्त बिताए थी वो सभी यादें इस घर से झड़ी हुई थी, जिस वजह से वो और कुछ साल तक इसी घर में रहने वाली थी। रूपाली सीढ़ियों से उतरती हुई एक नौकर से कहती है, दासू जल्दी से नाश्ता लगाओ, आज पिया को स्कूल जाने में देर ना हो जाए। आज पहला दिन भी है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी आज पहला दिन ही वो लेट हो जाए। और वैसे वो गवार कहाँ है? उसको बोलो कि जल्दी से पिया के लिए ऑरेंज जूस बनक ले आए। वो इतना ही कहा था कि तभी कीटाचे में से बानी सारा नाश्ता और पिया के लिए जूस लेकर आ गई और टेबल पर सर्व करने लगी। रूपाली ये देखकर कुछ नहीं बोलती, सीधे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। उसी समय रूपाली की छोटी बेटी निम्मी भी आकर उसके माँ के बगल में बैठ जाती है। उसे देख रूपाली बड़े ही प्यार से कहती है, निम्मी मेरे सोना, रात को अच्छे से नींद आई ना? कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? ये सुनकर निम्मी बड़े ही आराम से एक सलाद पीस उठाते हुए कहती है, हाँ मॉम, कल रात मेरी नींद बहुत ही अच्छे से हुई है। और एक नाजा बानी पर डालती है और अपना हेल्थी फूड खाने लगती है। वैसे सब जानते थे कि निम्मी को हॉट प्रॉब्लम है, इसलिए उसका बहुत ज्यादा खाने पीने की ध्यान रखते थे, और उसका समय पर ठीक से खाना होना भी जरूरी था, जिस वजह से वो किसी का भी इंतजार नहीं करती थी। रूपाली उसको मन भी नहीं करती थी। सबको भी पता था कोई भी इंसान निम्मी को कोई रोक टोक या रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं समझते थे। वैसे सिस्टमेटिकली रहना निम्मी और पिया दोनों ही एक से बढ़कर एक थी वो, जिस वजह से महेश और रूपाली दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे अपने बच्चों से।
हाँ, निम्मी के हेल्थ को लेकर भी चिंतित तो थे, लेकिन उतना ही अपने दोनों बेटियों से भी खुश थे। वही बानी चुपचाप टेबल के कोने में खड़ी होकर उनके बातों को सुन रही थी। ये सब सुनकर बानी को बहुत तेज गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उन सब के लिए नफरत भी हो रही थी। कैसे इन लोगों ने उसका बेदर्दी से उसका सीना चिरकर दिल निकल दिया था, कैसे उसको बेरहमी से मार दिया था। इन सब यादों में बानी गुम थी। एक बार फिर से रूपाली की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, ये गंवार लड़की, वही खड़ी होकर क्या कर रही हो? यहाँ आकर जल्दी पिया के प्लेट में नाश्ता परसो। जैसे ही बानी ये सुना तो उसने पिया की तरफ देखा, जो उसे ही नफरत से घूरे जा रही थी। आज वो स्कूल के यूनिफॉर्म में थी। उस यूनिफॉर्म को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पिया सबसे बड़ी स्कूल में पढ़ती हो। बानी पिछले जन्म में बहुत ही नासमझ थी। इसका कारण था कि वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। सबसे बड़ा कारण ये भी था कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, जिस वजह से पिया की सहॉल यूनिफॉर्म पर जो बैच पर नाम था उसको भी पढ़ना नहीं आता था। हिंदी ही बड़े मुश्किल से पढ़ पाती थी, लेकिन इंग्लिश, ये तो दूर की बात थी। रूपाली एक बार फिर से जोर से छिलने लगी, घटिया लड़की, वहां खड़ी होकर क्या सपने देख रही हो तुम? जल्दी से नाश्ता परसो। बानी जैसे ही ये सुना तो वो तुरंत आकर पिया के प्लेट में नाश्ता परोसने लगी। सबका नाश्ता होने के बाद बानी अपनी प्लेट में थोड़ा नाश्ता ले जाकर अपने कमरे बैठकर नाश्ता करने लगी। वे सभी तो नाश्ता करके अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। बानी हमेशा नाश्ता हो या लंच या डिनर हमेशा अपनी कमरे में ही बैठकर किया करती थी। आज भी बानी अपने कमरे में बैठकर नाश्ता करते हुए आगे के बारे में सोचे जा रही थी, तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। भगवान उसको एक मौका तो दिया था, साथ ही कुछ शक्तियां भी, लेकिन वो शक्तियां क्या थी अभी तक उसे पता नहीं था। ये सोचाकर वो जल्दी से नाश्ता करके पहले शक्तियों के बारे में पता लगाने के बारे में सोचने लगी। जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और वो एक गहरी सांस लेकर भगवान महादेव को याद करने लगी। हे भगवान, प्लीज मुझे रास्ता दिखाएं, आगे क्या करना है, और सबसे पहली बात भगवान आपकी दी गई शक्ति के बारे पता चल जाए। इतना कहकर वो शांत से खड़ी हो गई और धीरे धीरे पूरे कमरे को देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। ये देख एक गहरी सांस छोड़ते हुए जाकर बेड पर बैठ गई। अपनी हाथों की उंगलियों से माथे को बेपरवाह से खुजाने लगी। तभी उसे याद आता है, उसने नाश्ता तो किया था लेकिन पानी पीना ही भूल गई थी। ये सोचकर वो अपनी हाथों में पानी की गिलास उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक से उसके हाथों में गिलास के पानी आ जाती है। ये देख बानी को यकीन ही नहीं होता। वो बार बार अपनी एक हाथों से आंखों को मसलने लगती है। क्या ये सच है या सपना? ये सोचकर एक बार फिर वही प्रैक्टिकल करती है, लेकिन इस बार वो पानी की गिलास उसके हाथ में नहीं आई। ये देख एक बड़ी से आह भरी और मन में ही बुदबुदाने लगी, शायद वो मेरा भ्रम होगा। बानी अपने कमरे में बैठकर कुछ सोचे जा रही थी। वो अपनी इस नई जिंदगी के कुछ करना था। पहले की तरह बेवकूफ, गंवार नहीं रहना चाहती थी। पहले वो भी स्कूल जाने का फैसला करती है, लेकिन कैसे ये उसे नहीं पता। इसलिए वो पहले घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी था। वो पहले अपने कपड़े को ठीक करके घर से बाहर निकल गई, लेकिन बाहर जाने से पहले एक बार हर तरफ एक नजर दौड़ाई। उसे कंफर्म हुआ कि इस वक्त कोई नहीं है। वो जल्दी से बड़े से गेट से निकल गई। रास्ते पर पैदल ही चली जा रही थी। उसे अपना कहने वाला कोई नहीं था और नहीं कोई दोस्त, इसलिए उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। इन सब ख्यालों में बानी चुपचाप चलते हुए जा रही थी कि तभी उसके कानों में एक औरत झगड़ा करने की आवाज आने लगी। जैसे ही बानी उस तरफ मुड़ कर देखा तो पाया एक 40-45 बीच उम्र की एक औरत एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से उसे पीटे जा रही थी। ये देख बानी को बहुत ही बुरा लगा। उसने देखा कि रो रही लड़की बानी की ही उम्र की होगी। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। उसे देख ऐसा लग रहा था उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो लड़की बार बार उस औरत से विनती कर रही थी ताकि उसे छोड़ दे, लेकिन वो औरत नहीं छोड़ रही थी। औरत कहती है, तुझे यहाँ पुकट में खाना खिलाने के लिए नहीं रखा है। पहले काम करो फिर तुझे खाने को कुछ मिलेगा, वरना आज भी तो भूखी सो जाओ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? जा जल्दी काम को खत्म कर ले। इतना कहकर वो औरत वहां से जाने के लिए मुड़ी तो वो लड़की जल्दी से उस औरत का पैर पकड़कर उसे गिड़गिड़ाते हुए बोली, चाची प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। प्लीज चाची कुछ खाने के लिए दे दीजिए। उस लड़की को भूख से ऐसे तड़पता और रिक्वेस्ट करता देख बानी को बहुत ही ज्यादा बुरा और दिल में दर्द होने लगा। हल्की सी उसके आंखों में आंसू आ गए। वो औरत गुस्से में दांत बींचते हुए उसे पैर से धक्का देकर चिल्लाकर बोली, पहले काम बाद में खाना। इतना कहकर वो वहां से गुस्से में पैर पटक कर चली गई।
वो लड़की जो उस औरत ने पैर से धक्का देने के वजह से वही बाहर जमीन पर गिरी पड़ी थी, वो उसी ही हालत में पड़ी रही। कुछ देर तक वो लड़की ऐसे ही बेहाल पड़ने के वजह से अब बानी को भी रहा नहीं गया और वो जल्दी से जाकर उस लड़की को उठाने में मदद करने लगी। वो लड़की भी बानी की मदद से उठकर बैठ गई। वो लड़की अपनी लाल आंखों से बानी को ही देखने लगी। बानी को एहसास हुआ कि उस लड़की को बहुत तेज बुखार है। ये देख बानी तुरंत उस लड़की से पूछा, तुम ठीक हो? वो लड़की बस हाँ में सिर हिलाया। बानी पहले यहाँ वन्हा देखा तो एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए एक जगह था। उस लड़की को सहारा देते हुए उस पेड़ के नीचे ले जाकर बिठा दिया और बानी भी उसके सामने बैठकर उसे बात करने की कोशिश करने लगी। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? बानी ने कहा तो वो लड़की बोली, मैं ठीक हूँ, मेरा नाम शालिनी है। ओह, मेरा नाम बानी है। वैसे वो औरत कौन थी? बानी ने पूछा तो शालिनी कुछ कहने से पहले अपनी सूखी हुई होठ अपनी जीभ से थोड़ा गिला किया, फिर कहा, वो मेरी चाची है, मैं अपने चाची के घर में रहती हूँ। उसकी बात सुनकर बानी कुछ नहीं कहती। उसको भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आगे क्या बात करे। बानी को शालिनी की हालत पर बहुत बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शालिनी को कैसे मदद करे। वो इतना ही सोच रही थी तभी उसकी नज़र रोड के दूसरी ओर एक इंसान सबको खाने के लिए कुछ बांट रहा था। जैसे ही बानी ने ये देखा तो जल्दी से जाकर उस भीड़ में मिल गई ताकि उसे भी कुछ खाने के लिए मिल जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो आदमी गरीबी लोगों को खाने के लिए खाना बांटते हुए बानी को भी खाना दे दिया। ये देख बानी बहुत ही ज्यादा खुश हुई और वो खाना लेकर शालिनी के पास आ गई। शालिनी ने देखा कि बानी के हाथ में कुछ खाना है। ये देखकर वो बानी को ही देखे जा रही थी। बानी ने जल्दी से उसे खाना खाने का इशारा किया तो उसके आंखों में आंसू आ गए। ये देख बानी बोली, अरे रो मत प्लीज, जल्दी से ये खाना खा लो, थोड़ा आराम मिलेगा तुझे। बानी की बात सुन शालिनी जल्दी जल्दी से वो खाना खाने लगी। उसे ऐसे खाता देख बानी को बुरा भी लग रहा था और अच्छा भी। उसने पिछले जन्म में भी ऐसे ही जरूरतमंद को मदद किया करती थी, इससे अच्छा और सुकून भी मिलता था। लेकिन उसने पिछले जन्म में शालिनी से नहीं मिल पाई थी। कारण बस इतना ही था कि बानी आज का दिन ऐसे घर से कभी भी नहीं निकली थी। वो तो दादी के साथ मंदिर जाते वक्त ही घर से बाहर निकलती थी और वही एक समय होता था कुछ जरूरतमंद को मदद करना। लेकिन इस जन्म में वो कुछ ठान कर ही बाहर निकली थी, वो भी अकेली। बानी ने देखा कि शालिनी खाना खा चुकी है तो वो वही थोड़ी दूरी पर गवर्नमेंट नल से थोड़ा पानी लाकर शालिनी को पीने के लिए दे दिया। शालिनी पानी पीकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शालिनी बानी को देखते हुए बोली, थैंक यू बानी, मेरी मदद करने के लिए। ये सुनकर बानी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं शालिनी, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? वैसे तुम अपनी पेरेंट्स के साथ नहीं रहती हो क्या? उसकी बात सुनकर शालिनी थोड़ी उदास मन से कहती है, नहीं मेरी पेरेंट्स नहीं है, मैं जब बहुत छोटी थी तब उनके मौत हो गई है, तब से मैं इन्हीं लोगों के साथ रहती हूँ। ये सुनकर बानी कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच शांति का माहौल बन गया और अगले ही पल शालिनी ने बानी की ओर देखते हुए बोली, तुम क्या करती हो और कहाँ रहती हो? शायद तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहती होगी ना? शालिनी की बात सुनकर बानी एक फीकी मुस्कान देते हुए बोली, नहीं, मेरा भी हाल कुछ तुम्हारी ही तरह है। ये सुनकर शालिनी समझ जाती है कि बानी की लाइफ भी बहुत बुरा है। अच्छा, तुम स्कूल तो जाती होगी ना? शालिनी ने पूछा तो बानी ये सुनकर खामोश हो गई और अगले ही पल खामोशी को तोड़ते हुए बोली, नहीं मैं स्कूल नहीं जाती, लेकिन जाने का मन बहुत होता है। शालिनी बानी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली, देखो बानी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी कैसी है, वैसे मेरी जिंदगी कैसे चल रही है आज तो तुमने तो देख ही लिया है, इसलिए आज से तुम मुझे अपनी दोस्त मान सकती हो। ये सुनकर बानी की चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये देख शालिनी भी मुस्कुराने लगी। बानी और शालिनी दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। शालिनी को एहसास होता है कि शाम होने को आया है। शालिनी जल्दी से बानी को कहती है, अरे बानी देखो समय कैसी निकल गया पता ही नहीं चला, और मुझे रात के समय पढ़ाई करने से हॉल भी जाना, लेकिन उससे पहले मुझे घर का सारा काम खत्म करके जाना होगा। ये सुन बानी की आंखें चमक आ गई और वो तुरंत पूछती है, नाइट स्कूल? हाँ, मैं रात में पढ़ाई करने नाइट स्कूल जाती हूँ। वहाँ पर गरीब बच्चे भी पढ़ने आते हैं और दूसरे बच्चे भी आते, जैसे कि डे वक्त जॉब करके नाइट में पढ़ाई करने वाले भी होते हैं। शालिनी नाइट स्कूल के बारे में सब बताया। ये सुनकर बानी बहुत ज्यादा खुश हो गई और शालिनी से कहा, शालिनी क्या मैं नाइट स्कूल में पढ़ाई करने आती हूँ? ये सुनकर शालिनी थोड़ी हैरान हुई और अगले ही पल वो खुशी से कहने लगी, क्यों नहीं बानी, जरूर पढ़ सकती हो, उससे पहले एडमिशन लेना होगा, इसके लिए ज्यादा परेशान मत हो, वो भी बड़े आराम से हो जाएगा।
एडमिशन की बात सुन बानी थोड़ी उदास हो जाती है। उसे ऐसे उदास देखकर शालिनी जल्दी से पूछती है, क्या हुआ? बानी शालिनी को देखते हुए उदास मन से कहती है, एडमिशन, इसके लिए मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये सुनकर शालिनी कुछ पल के लिए सोचती है और अगले ही पल बानी को कहती है, तुम चिंता मत करो, वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम आज रात 11 बजे आ जाना, ठीक है? शालिनी की बात सुनकर खुशी से हाँ में सिर हिलाने लगती है। वे दोनों बातें करके अपने अपने रास्ते चली गई। आज बानी सच में बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो जल्दी से अपने कमरे आकर पहले नहाने चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर नीचे किचन की ओर चली गई और अपना काम करने लगी। रात डिनर का टाइम भी हो गया था। महेश, रूपाली, पिया और निम्मी चारों आकर बैठ गई। रोज की तरह बानी उन लोगों का खाना परोसने लगी। आज बानी बहुत ज्यादा खुश थी। जल्दी से उन सबको खाना परोसने के बाद उसी जगह पर जाकर खड़ी हो गई। वैसे तो बानी पहले सबके साथ बैठकर खाना खाती थी। इसका कारण था गायत्री जी। जब गायत्री जी सामने होती थी तो रूपाली कुछ नहीं कहती थी, जिस वजह से बानी आराम से गायत्री के साथ बैठकर खाना खाया करती थी। लेकिन एक दिन गायत्री जी का तबीयत बहुत ही खराब होने लगा, जिस वजह से उसका खाना कमरे में ही ले जाकर दिया करते थे। बानी को ये सब देखकर बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। जब तक गायत्री जी थी तब तक रूपाली बानी को इमोशनल ब्लैकमेल किया करती थी, जिस वजह से बानी दादी गायत्री जी के सामने कुछ नहीं कहती थी और बानी भी दादी गायत्री को कोई भी बात से उन्हें परेशान नहीं करती थी। 1 साल से वो सबका खाना होने के बाद आखिरी में वो खाना खाया करती थी। सबका डिनर होने के बाद बानी जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके अपने कमरे में चली गई। बाकी लोग भी अपने अपने कमरे में चले गए थे। रात के 10:30 बज रहे थे और वो जल्दी से तैयार होकर पीछे की दरवाजे से निकल गई। वैसे बानी की कमरा एक छोटा सा स्टोर रूम था, जो कि किचन के दाहिने की ओर एक कॉर्नर पर आता था, जिस वजह से बानी को बाहर जाने में बहुत ही आसान का काम बन गया था। ठीक 15 मिनट के बाद बानी शालिनी के घर के सामने थी। उसने देखा कि शालिनी भी उनके घर के पिछले दरवाजे से आ रही है। ये देख उसे बहुत ही खुशी हुई और आज वो पढ़ने जा रही थी। यही सोचकर वो और भी ज्यादा उत्सुक थी। जैसे ही शालिनी की नजर भी बानी पर पड़ी, उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो दोनों साथ अपनी नाइट स्कूल की तरफ निकल पड़ी। ठीक 20 मिनट पैदल चलने के बाद एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। वो बिल्डिंग दिखने में बहुत ही पुराना दिख रहा था और उस बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े अक्षर में स्कूल का नाम लिखा हुआ था, स्टॉस शैन स्कूल। ये स्कूल मुंबई में नाइट स्कूल नाम से बहुत ही फेमस था। हालांकि कोई भी स्टूडेंट नाइट में पढ़ाई करना नहीं चाहते थे, खास करके अमीर बच्चे। लेकिन मुंबई में कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो मजबूरी में काम तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई करना नामुमकिन सा हो गया था, जिस वजह से स्टॉस शैन नाइट स्कूल स्टार्ट किया था, ताकि बच्चे और बाकी स्टूडेंट कुछ घंटे तक पढ़ सके और उनका भविष्य खराब ना हो। शालिनी बानी को लेकर बिल्डिंग के अंदर चली गई। उसने पहले स्कूल के ऑफिस में ले गई। ऑफिस में एक 30 साल का एक आदमी बैठा हुआ था और एक रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। शालिनी बानी को लेकर अंदर उस आदमी के पास चली गई। दीपक सर, शालिनी ने धीरे से पुकारा तो वो आदमी, जिनका नाम दीपक था, उसने अपना गर्दन ऊपर करके सामने खड़ी लड़की को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शालिनी बोलो, क्या बात है? शालिनी बानी को आगे लाते हुई बोली, दीपक सर, ये मेरी फ्रेंड बानी है, इसका एडमिशन करवाना है। ये सुन दीपक मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम लोग डॉक्यूमेंट्स ले आए हो ना? ये सुन शालिनी बोली, दीपक सर वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड्स के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये सुन दीपक कुछ नहीं बोला। दोनों पर एक नजर डाली, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो शालिनी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। नहीं तो पास्ट में कहीं ना कहीं पड़ी होगी, वहां केएलसी तो रही होगी ना, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। दीपक की बात सुनकर शालिनी और बानी चुप हो गई। उन दोनों की चुप्पी देख दीपक आह बारते हुए कहा, खैर ये तो होगा ना एड्रेस प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ तो। ये सुन बानी हाँ में सिर हिलती हुए कहती है, जी सर, मेरे पास एड्रेस प्रूफ के लिए ये है। बानी अपना आधार कार्ड देते हुए कहती है। दीपक जल्दी से उसके हाथ से एड्रेस प्रूफ लेकर रजिस्टर में इंफॉर्मेशन लिखने लगा। दीपक अपना काम करते हुए कहता है, मैं एक एडमिशन फॉर्म बनाकर देता हूं, आप लोग फॉर्म फिल करके मुझे दे दो और एक बर्थ सर्टिफिकेट बना देता हूं, जो कि आगे फ्यूचर में हाई स्टडी के लिए एडमिशन ले सको, ठीक है? ये सुन बानी और शालिनी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी कहीं गायब हो गई। दीपक अपना काम करते हुए कहता है, मैं एक एडमिशन फॉर्म बनाकर देता हूं, आप लोग फॉर्म फिल करके मुझे दे दो
और एक बर्थ सर्टिफिकेट बना देता हूँ, जो कि आगे फ्यूचर में हायर स्टडी के लिए एडमिशन ले सको, ठीक है। ये सुन बानी और शालिनी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी कहीं गायब हो गई। दीपक ने कहा, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी बनाकर दे देता हूँ, वो सब डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास रहेगा तो फ्यूचर में कोई भी परेशान नहीं रहेगी, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट के साइन होना बहुत जरूरी है। एक बार उनका साइन मिल गया तो और भी ज्यादा बिना कोई परेशान के आगे भविष्य में आपके हाई स्टडी कंप्लीट कर सकोगी। ये सुनकर बानी और शालिनी दोनों खुश तो थे, लेकिन उतना ही परेशान भी। उन्हें नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने के लिए प्रेसिडेंट से कैसे मिले। इन सब में बानी सोची रही थी कि दीपक आगे कहा, मैं एक लेटर टाइप करके देता हूँ और उसे डॉक्यूमेंट्स के ले जाकर साइन करवा लेना। बानी दीपक से पूछती है, सर हमें प्रेसिडेंट कहाँ मिलेंगे? हालांकि बानी को प्रेसिडेंट से मिलने से बहुत डर लग रहा था, फिर भी अपनी पढ़ाई के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। पिछले जन्म में बहुत ही ज्यादा डरपोक, कमजोर होने के वजह से ही वो कभी आगे नहीं बढ़ पाई थी। दीपक बानी की बात सुन जवाब देता है, पहले मैं एक मेल करता हूँ अपॉइंट के लिए, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से अप्रूवल मिल गया तो तुम वहां जाकर साइन करवा के ला सकती हो। दीपक की बात सुन बानी और शालिनी दोनों ही राहत की सांस लेकर क्लास में जाने के लिए मुड़ी, तभी एक बार दीपक की आवाज आए, वेट। बानी और शालिनी दोनों पीछे मुड़कर देखा तो दीपक कुछ बुक्स निकलते हुए कहता है, स्टडी के लिए बुक्स तो ले जाओ, क्या ये नहीं चाहिए आपको? ये देख दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिना देरी किए बानी जल्दी जाकर दीपक हाथ से वो बुक्स ले लिया। ये देख बानी की आंखों में नमी उतर आई और एक नजर दीपक की ओर देखकर बोली, थैंक यू दीपक सर। दीपक भी बानी को बड़े ही ध्यान से उसे देखे जा रहा था। बानी को देखकर उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। कहीं ना कहीं दीपक भी बानी की हालत समझ चुका था। उसे हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर कोई भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो, मेरे से जितना भी बन से मैं आपकी मदद कर दूंगा, ठीक है? अब जाओ जाकर पढ़ाई करो, ठीक है? बानी और शालिनी खुशी से चहकते हुए अपनी क्लास में आ गई। क्लास में और भी उनके ही उम्र के स्टूडेंट पहले से ही बैठे हुए थे। उन दोनों को क्लास के अंदर आते देख बाकी के स्टूडेंट भी उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। वो दोनों लड़कियां एक जगह पर आकर बैठ गई। बानी किसी की ओर बिना देखे ही अपना बुक्स को खोलकर उसे देखने लगी। बड़े ही गौर से उसमें लिखे अक्षरों को देखने लगी। तभी उसकी आंखें हल्की सी चमकने लगी। हालांकि उसके आंखों में आई चमक किसी ने भी नहीं देखा था, क्योंकि बानी अपनी सिर नीचे करके नजरों को बुक्स में गड़ाए ही देख रही थी, जिस वजह से किसी को पता नहीं चला। बानी बिना रुकावट के ही वो हर एक चैप्टर पढ़ते ही जा रही थी। तभी क्लास में एक टीचर आए। उन्हें देख सब स्टूडेंट अपनी टीचर को बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ गुड इवनिंग मैम बोलकर फिर से अपनी जगह पर बैठ गए। बानी और शालिनी दोनों अपनी जगह पर बैठकर अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिया। शालिनी धीरे से बानी को बताती है, बानी ये म्याम कोमल है, हमें हिस्ट्री पढ़ती है। बानी बस हाँ में सिर हिला दिया। टीचर कोमल को बानी के बारे में भी पता चल गया था कि आज एक नई स्टूडेंट ज्वाइन हुई है, इसलिए उसने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना लेक्चर शुरू करने लगी। बानी बड़े ही ध्यान से सभी लेक्चर को सुना पढ़ा। इसी बीच कब सुबह के 4 बजे गए पता ही नहीं चला। सभी क्लास सुबह के 5 बजे ही खत्म होती थी। बानी शालिनी के साथ वापस अपना घर जाने के लिए क्लास से बाहर जाने लगी। तभी पीछे से दीपक की आवाज आई, बानी वेट। बानी रुककर पीछे मुड़ी तो दीपक एक स्माइल के साथ उन्हीं की तरफ आ रहा था। जी सर, बानी अपनी प्यारी सी आवाज बोली। दीपक खुश होते हुए कहा, ये लो अपॉइंट लेटर, कल दोपहर इस एड्रेस पर जाकर हमारे प्रेसिडेंट से साइन करवा लो। उन्होंने कल तुमसे मिलने के लिए भी हाँ कह दिया, इसलिए बिना देरी किए ही जल्दी जाना, ठीक दोपहर 1 बजे, ठीक है? ये सुनकर बानी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दी और वहां से चली गई। ठीक 4:30 बजे बानी अपनी कमरे आगे थी। बानी के पास और 2 घंटे उसके पास समय भी था, तो उसने जल्दी से बेड आकर सो गई। तकरीबन सुबह 6:30 बजे उठकर और जल्दी से नहाकर घर का सारा काम करने में जुट गई, क्योंकि आज उसे प्रेसिडेंट से मिलने जाना भी तो था। सारा काम खत्म करने में सुबह के 8 बज चुके थे। रूपाली डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ता करने के लिए बैठ गई, साथ बाकी सभी भी आकर बैठ गई। पिया जो कि बड़े ही आराम से नाश्ता कर रही थी, उसने रूपाली तरफ देखते हुए बोली, मॉम मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, लेकिन 1 हफ्ते से उसे वॉश ही नहीं की है। क्यों मॉम, हमारे घर में नौकरों की कमी हो गई है या फिर काम बहुत हो गई है? अपनी बेटी की बात सुनकर रूपाली गुस्से में बानी की ओर देखने लगी।
ये देख बानी पहले थोड़ी सी डर गई और अगले ही पल अपने आप को शांत करके रूपाली को देखने लगी। रूपाली दंत भींचते हुए बोली, बानी, गंवार लड़की, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने पिया के कपड़े नहीं धोया है? आखिर दिन भर क्या करती हो? उसकी बात सुन बानी चुप रहती है, क्योंकि उसे पिछले जन्म में हुई इंसिडेंट याद आ जाता है। ये वही दिन था जो पिया उस पर चोरी की आरोप लगाई थी, और बानी बार बार गिड़गिड़ाने पर भी उसे नहीं छोड़ा था। पिया उसे बहुत ज्यादा थप्पड़ मारा था। ये याद करते ही बानी को थोड़ा डर लगने लगा कि उसे क्या कहना चाहिए। रूपाली एक बार फिर चिल्लाकर बोली, अब बोलो भी, क्यों नहीं धोया मेरी बेटी की कपड़े? आंटी, आज कर दूंगी, बानी सिर नीचे झुकाकर बोली। रूपाली बानी की मुंह से आंटी सुन वो एक पल के लिए हैरान हो गई। वही बाकी सब ये सुन थोड़े हैरान हो गए, क्योंकि बानी पिछले जन्म में उसे माँ ही कहकर बुलाती थी, लेकिन रूपाली को इसे कोई भी ऐतराज नहीं था। पता नहीं क्यों। रूपाली अकेली ही नहीं बल्कि महेश को भी कोई ऐतराज नहीं था कि बानी उन लोगों को माँ पिताजी कहे, और बानी उन्हें अपनी माँ बाप ही समझती थी। लेकिन अब बानी के मुंह से आंटी सुन पहले बानी को देखती तो कभी महेश को, महेश भी बानी को ही देखे जा रहा था। रूपाली अपनी ऊंची आवाज करते हुए बोली, ठीक है जल्दी करना। इतना कहकर वो अपना नाश्ता करने लगी, लेकिन महेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वही पिया अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लिए बानी को देखे जा रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बानी उसकी माँ को आंटी बुलाए या माँ, बस उसे बानी को एक नौकरनी से काम नहीं मानती थी, साथ ही एक बेवकूफ गवार। पिया अब 8th क्लास में पढ़ रही थी, फिर भी उसका ऑरा एक अरोगेंट लड़की थी। बानी को चोट पहुंचाने के लिए वो किसी भी हालत जा सकती थी। महेश अपनी कमरे में बैठकर कुछ फाइल देख रहा था, तभी रूपाली कमरे आए और अपने कपड़े चेंज करने चली गई। महेश के दिमाग बार बार बानी की मुंह से आंटी शब्द बार बार गूंज रही थी। तभी रूपाली अपने कपड़े चेंज करके बाहर आए। महेश कुछ सोचते हुए रूपाली से कहा, तुम कहाँ जा रही हो? रूपाली अपनी कपबोर्ड से अपना पर्स लेते हुए बोली, बाहर जा रही हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड से मिलने। ये सुनकर महेश एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो रूपाली, तुम क्या करती हो? क्यों करती हो? ये सब मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा से एक बात कही है कि बानी से थोड़ा ठीक से बर्ताव करो। उसके साथ इतना बेरुखी मत दिखाओ। अपने पति की बात सुन एक पल के लिए वो खामोश हो गई और थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, उससे क्या फर्क पड़ता है महेश? वो थोड़ी ना हमारी बेटी है। रूडपली की बातें बीच में काटते हुए बोला, ये सब मैं नहीं जानता, बस एक बात ध्यान रखना कि बानी हमारे लिए एक बड़ा मददगार साबित हो सकती है, या यूं कहूं कि हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी खुशी का खजाना है। महेश की बात सुन रूपाली थोड़ी हैरान हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि महेश क्या कहना चाह रहा है। उसकी आंखों में कंफ्यूज देख महेश एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारी छोटी बेटी निम्मी की जान बचाने के लिए एक ही जरिया है और वो है बानी। और सबसे बड़ी एक बात यह भी है कि बानी कोई आम गरीब लड़की नहीं है, उसके नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालकिन है। ये सुनकर रूपाली आंखें चौड़ी हो गई। ये क्या कह रहे हो आप महेश? बानी? बानी कैसे? और करोड़ों की मालकिन? उसकी बात पर महेश ने कहा, निम्मी की ब्लड ग्रुप और बानी की ब्लड ग्रुप एक ही है, जिस वजह से हम अपनी बेटी निम्मी को बचा सकते हैं, लेकिन जितना उसे कमजोर करेंगे उतना ही निम्मी के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि निम्मी को और 3 साल तक कुछ नहीं हो सकता जब तक उसका सही समय पर ट्रीटमेंट होता है। मैंने बानी की तबीयत के बारे में भी पता लगवाया है। वो बहुत कमजोर है। अगर वो ऐसे कमजोर रहेगी तो हमारे निम्मी के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए तुम जितना हो सके उतना अच्छा बर्ताव करो। खाना खाने में उसे परेशान ना करो। जितना वो विटामिन फूड खाएगी उतना ही उसका हेल्थ भी सही रहेगा। आगे जाकर कोई भी परेशान ना हो। समझी ना मेरी बात? और रही बात उसकी प्रॉपर्टी, इसके बारे में वक्त आने पर बताऊंगा और तुम्हें आगे चलकर सब पता चल जाएगा। बस उसका 18 साल होने तक इंतजार करना होगा। तब तक तुम खामोश रहना। अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह। ये सब सुन रूपाली अपनी बेटी निम्मी के लिए आंखों में आंसू तो आ गई और अगले पल उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी, ये सोचकर कि उसकी बेटी निम्मी बच सकती। साथ ही प्रॉपर्टी का लालच भी उसके दिल और दिमाग में छा गई। इन सब के लिए जो बन पड़े वो करने के लिए तैयार होगी, ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने पति की बात मानते हुए बोली, ठीक है महेश, आज से मैं बानी के साथ अच्छे से बर्ताव करूंगी। उसकी बात पर महेश भी हाँ में सिर हिला दिया। यहाँ बानी जल्दी से सारा काम करके पिया के कमरे की ओर चली गई। प्रेसिडेंट से मिलने जाना था, अब बस 2 घंटे ही बचा था। पिया के कमरे में आकर उसके कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर छोड़ दिया और उसका इंतजार करने लगी। तभी उसके मन में कहने लगी,
काश ये सब कपड़े क्लीन होकर एकदम तैयार हो जाता। इतना कहकर वो बाहर जाने के लिए मुड़ी तो मशीन में बीप की आवाज सुनाई दी, जिसे बानी पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सच में सारे कपड़े क्लीन होकर बेड पर फोल्ड करके रखा हुआ था। उसने जल्दी जाकर वॉशिंग मशीन में झाकर देखा तो उसमें कोई भी कपड़े नहीं थे। ये देख उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास समय नहीं था इन सब के बारे में सोचने के लिए, इसलिए वो सीधे कमरे से बाहर चली गई। बानी अपनी कमरे में आकर जल्दी से तैयार होने लगी। आज बानी एक हल्के हरे रंग की अनारकली स्वेट पहनी हुई थी। इसमें भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अपनी काले लंबे बाल एक चोटी में बंधी हुई थी और चेहरे पर हल्का सा मेकअप। बानी पहले अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स ठीक से ले लिया और अपने कमरे से बाहर निकल गई। ठीक 40 मिनट के बाद वो एक बड़े से बिल्डिंग के सामने खड़ी होकर उन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ पढ़ने लगी, सिंह कारपोरेशन। ये पढ़ते ही बानी की दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। ये वही कंपनी है जो पिछले जीवन में बानी की पति यानी हमारे कहानी के हीरो मिस्टर तेजवीर सिंह की थी। लेकिन बानी को ये नहीं पता कि तेजवीर से मिलना अब वो समय नहीं था, यानी तेजवीर और बानी दोनों एक दूसरे के सामने आना अभी भी नसीब में नहीं था। बानी अपने हस्बैंड को याद करते हुए वो कंपनी के अंदर चली गई। उसने पहले रिसेप्शन से उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट के बारे में पूछने के लिए रिसेप्शन काउंटर पर चली गई। जी, आप बता सकते हैं कि मुझे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट कहाँ पर मिल सकते हैं? उस रिसेप्शन लेडी ने एक नज़र बानी पर डाली, फिर बानी से बोली, अपॉइंटमेंट है? ये सुनते ही बानी जल्दी से अपॉइंटमेंट लेटर दिखाती हुई बोली, जी ये रही। ये देख रिसेप्शन लेडी एक कॉल करके कुछ कहा, फिर कॉल काट दिया। वो लेडी बानी से बोली, जी आप मेरे साथ आइए। बानी भी उसके पीछे पीछे चली गई। पहले लिफ्ट से गुजरते हुए 15 फ्लोर तक पहुंच गई। वो लेडी बानी को सामने की ओर इशारा करती हुई बोली, ये रही प्रेसिडेंट के केबिन, आप जाकर मिल सकते हैं। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। बानी एक पल के लिए वही खड़ी होकर एक गहरी सांस छोड़ी, फिर अंदर जाने के लिए पहले केबिन का डोर नॉक किया। अंदर से एक रौबदार आवाज आई, कम इन। बानी थोड़ी डरते हुए अंदर की ओर चली गई। उसने अंदर आकर देखा तो 60 साल का एक उम्रदराज आदमी बैठा हुआ था। सिर पर सफेद बाल, उनके चेहरे पर राजा महाराजा की तरह तेज रौनक बिखरी हुई थी और एक रॉयल लुक देखी जा सकती थी। साथ ही गंभीर भी लग रहे थे और उसके साथ 50 के आसपास उम्र का एक और आदमी बैठा हुआ था। उनको देख भी बिल्कुल वैसे ही भाव दिख रहे थे। दोनों के बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि दोनों बाप और बेटे होंगे। दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जरूरी डिस्कस हो रही थी। बानी उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हुई। उसका दिल जोरों शोरों से धड़क रहा था। बानी दोनों के नाम बहुत ही अच्छे से जानती थी। अरे भाई, क्यों नहीं जान सकती थी वो? पिछले जन्म में कुछ रिश्ता था उनके साथ। वो दोनों और कोई नहीं, 50 साल का आदमी और कोई नहीं बल्कि बानी के ससुर थे, जिनका नाम था मिस्टर दीपेंद्र सिंह थे। और वो बुरा आदमी वो दीपेंद्र सिंह के पिता मिस्टर दामोदर सिंह थे, यानी बानी के दत्त ससुर जी। बानी पिछले जिंदगी में भी बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करती थी और वे लोग भी बानी से अपनी बेटी और पोती की तरह ही प्यार करते थे। ये याद करते ही बानी की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। जैसे मिस्टर दामोदर सिंह और दीपेंद्र सिंह दोनों की नजरें बानी की ओर गई। दामोदर सिंह बानी को एक प्यारी से मुस्कान के साथ सामने आने को कहा। बानी जो इतने देर से पिछले जन्म की यादों में डूबी हुई थी, अचानक से उसके कानों में दामोदर की आवाज सुनाई दी, आओ बेटा, कोई काम था आपको हमसे? बानी पाने आपको शांत करके उनके सामने आते हुए बोली, हेलो प्रेसिडेंट, मुझे आपके सिग्नेचर की जरूरत थी। इतना कहकर अपनी डॉक्यूमेंट की फाइल उनके सामने रख दिया। ये देख दामोदर सिंह उस फाइल को उठाकर पढ़ने लगा। वही दीपेंद्र सिंह बस बानी को ही देखे जा रहा था। बानी अब बस 13 साल की थी, जिस वजह से वो अभी तेजवीर से मिलना नहीं लिखा था। तेजवीर से मिलने के लिए उसे और भी 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसे नहीं पता विधि को कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि इन 5 साल में बहुत कुछ बदलने वाला भी तो था। लेकिन ये पता खुद बानी को करना होगा, वरना उसे जिंदगी का एक और मौका क्यों मिलता। सामने बैठा दामोदर सिंह बानी की फाइल देखते हुए कहा, मिस बानी कश्यप यही है ना आपका नाम? बानी ने हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, जी सर। आपने पहले कभी एक अच्छे स्कूल जाकर स्टडी नहीं की है आपने? क्यों? दामोदर डॉक्यूमेंट्स देखते हुए पूछा। ये सुन बानी खामोश हो गई, क्योंकि उसके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं था। उसे खामोश देख मिस्टर दीपेंद्र समझ गए कि बानी खामोश क्यों है। उसने अपने गाला साफ करते हुए कहा, वेल मिस बानी, कोई बात नहीं, इसलिए हम लोगों ने आप जैसे स्टूडेंट के लिए ये नाइट स्कूल ओपन किया था।
ताकि स्टडी करने के लिए इच्छुक रहने वाले स्टूडेंट वो भी पढ़ाई कर सके, क्योंकि कुछ मजबूरी में वो पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन हालत के वजह से नहीं कर पाते। इसलिए मेरे डैड यानी मिस्टर दामोदर सिंह ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन किया ताकि आप जैसे होनहार बच्चे पढ़ सके। बानी ये सुनकर हाँ में सर हिला दिया। ठीक है बेटा, आप अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, ये लो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स, दामोदर डॉक्यूमेंट्स को देते हुए कहा। बानी ने एक नज़र डॉक्यूमेंट को खोलकर देखने लगी ताकि वो कंफर्म कर ले कि सिग्नेचर हुआ है कि नहीं। ये देख दामोदर जी हंसते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, डोंट वॉरी, मैंने सिग्नेचर कर दिया है। और हाँ, एक और बात, अगर तुम इस स्कूल में अच्छे से स्कोर करोगी तो तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगा और साथ ही हमारी ही हाई स्कूल एंड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तुम चाहो तो स्टडी को कंटिन्यू कर सकती हो। ये सुन बानी को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और इमोशनल होकर दामोदर और दीपेंद्र दोनों को दिल से धन्यवाद देने लगी और दोनों से परमिशन लेकर ऑफिस से निकल गई। सेन कॉर्पोरेशन हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस टीको कंपनी था, जो कि हर फील्ड में उनके ब्रांच एक से बढ़कर पूरी दुनिया में 6 हुई है। सेन कॉर्पोरेशन एक दिग्गज कंपनी थी, हर एक फील्ड में नंबर 1 कंपनी सेन कॉर्पोरेशन थी। चाहे वो सेन कॉर्पोरेशन बैंक हो, सेन फैशन इंडस्ट्रीज हो, सेन रियल एस्टेट हो, सेन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हो, सेन फैशन इंडस्ट्रीज हो, हर एक फील्ड में दिग्गज का पोजीशन में खड़ा ये कंपनी। कैसे दूसरे कंपनी से तुलना कर सकते हैं? सेन नाम से ही हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट भी पूरे दुनिया में छाई हुई है। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि सिंह परिवार में कोई भी सदस्य पब्लिक में आना पसंद नहीं करते थे। आज तक सिंह परिवार को कोई भी नहीं देखे थे, बस नाम से पहचानते थे। अगर गलती से भी कोई भी सदस्य पब्लिक में आ जाता तो ज्यादातर कोई नहीं पहचानते। पब्लिक लोगों का मानना यह था कि पूरी देश में कितने सारे सिंह परिवार होंगे, जिस वजह से कोई भी इंसान सिंह परिवार को पहचाना नामुमकिन सा हो जाता था। लेकिन एक नाम से सिंह परिवार पूरी दुनिया में छाई हुई थी, वो नाम था रॉयल सिंह। दीपेंद्र अपने पिता दामोदर की तरफ देखते हुए कहा, डैड, आपको नहीं लगता कि ये बच्ची कुछ अलग है? अपने बेटे के मुंह से ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगा और उस लड़की को याद करते हुए कहा, हाँ दीपेंद्र, तुम सही कह रहे हो, वैसे उसका फैमिली नेम कश्यप था ना? ये सुन दीपेंद्र हाँ में सर हिला दिया और दामोदर सिंह कुछ गहरी सोच में डूब गए। दूसरी ओर बानी जल्दी में घर के लिए निकल गई क्योंकि लंच का समय हो चुका था, जिस वजह से उसे जल्दी से घर भी पहुंचना था। जल्दी से एक ऑटो लेकर घर के लिए निकल गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद बानी घर पहुंच गई थी। जल्दी से फ्रेश होकर उसने घर के काम में लग गई। तभी रूपाली किचन में आते हुए बोली, बानी, बानी तुम क्या कर रही हो? रूपाली बात सुन बानी अपने मन में कड़वाहट छुपाती हुई रूपाली से बोली, जी आंटी, मैं लुक की तैयारी कर रही थी। ये सुन रूपाली झूठी फिक्र करते हुए बोली, बानी देखो बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बिहेवियर किया है। सच कहूं तो मुझे ऐसे बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। बानी रूपाली बातों से कोई ज्यादा रिएक्ट तो नहीं की, लेकिन रूपाली की शक ना हो वो भी झूठी दिखावे के लिए झूठी इमोशनल होते हुए बोली, आंटी प्लीज आप मुझसे माफी ना मांगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। बानी आखिरी लाइन बड़े ही गुस्से में दांत भींचते हुए बोली थी, लेकिन रूपाली उसके चेहरे के हाव भाव को देख पाती तभी सडनली अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बानी बोली, आंटी मैं भी आपकी बेटी की तरह होना, इसलिए माफी ना मांगिए। ये सुनकर रूपाली मन ही मन में खुश होने लगी और मन में कहने लगी, थैंक गॉड ये बेवकूफ लड़की उनके बर्ताव के लिए बुरा नहीं मानी। अभी भी बेवकूफ ही है ये लड़की, खैर अच्छा ही हुआ। लेकिन रूपाली को नहीं पता बानी अब पहले से भी ज्यादा सतर्क और होशियार हो गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बानी अब पहले की बानी नहीं रही है। रूपाली उसे झूठी आंसू दिखती हुई बोली, बेटा तुम मुझे माँ क्यों नहीं बुला रही हो? पहले कितने प्यार से बुलाती थी, अब आंटी क्यों कहने लगी हो? उसकी बात पर बानी भी बड़े चालाकी से बोली, वो क्या है ना आंटी, मेरा तालाब है माँ, मैंने जितनी बार माँ कहा था तब आप मुझसे गुस्सा हो जाती थी, इसलिए मुझे लगा आपको माँ कहना अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए आंटी कहने लगी। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे तुम पहले की तरह माँ ही कहकर बुला, मुझे अच्छा लगेगा। रूपाली बानी की हाथ पकड़कर उसे बड़े प्यार से कहा। बानी बहुत अच्छे से जानती थी कि रूपाली उसे झूठा प्यार दिखा रही है, लेकिन बानी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बानी भी उन्हीं की तरह झूठा प्यार दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, इसलिए वो भी बड़े ही शांत से रूपाली के साथ नाटक करने में लगी हुई थी।
बानी इस कश्यप परिवार को कब का छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन कश्यप फैमिली मेंबर बनकर रहना एक और भी कारण था। वो था उनके दादी गायत्री जी। भले ही बानी की सगी दादी नहीं थी, लेकिन गायत्री से बानी को बहुत ज्यादा प्यार मिला था, जिस वजह से उनका मान रखना भी बानी की जिम्मेदारी थी। और एक दिन गायत्री जी बानी से भी वादा लिया था कि वो कभी मन मुटाव के कारण घर छोड़कर ना जाए, जिस वजह से बानी अभी भी उसी घर में रुकी हुई थी। बानी को गायत्री जी वजह से ही बानी को कश्यप फैमिली नाम मिला था, और महेश अपनी मां की बात को कभी टालता भी नहीं था। बानी को फाइनेंशियल तौर पर कुछ हजारों 2000 रुपए ही मिलते थे, लेकिन बानी कभी ज्यादा खर्च भी नहीं करती थी। बानी को सबसे बड़ी दुखद बात यह थी कि बानी कभी स्कूल नहीं गई। बाकी सब तो ठीक ठाक ही चल रहा था, और बानी उतने में ही बहुत ही ज्यादा खुश हुआ करती थी। लेकिन अब बानी अलग थी। बानी दोपहर का लंच करके थोड़ी देर आराम करने वो अपनी कमरे आ गई, लेकिन वो आराम करने से पहले थोड़ी देर पढ़ाई करने बैठ गई। वो इतनी तेजी के साथ पढ़ रही थी कि मानो कोई रॉबर्ट सिर्फ बुक के पन्ने को स्कैन करके छोड़ रहा हो। तभी बानी को एहसास हुआ कि वो बहुत ही जल्दी से बुक्स को पढ़ रही है। साथ ही वो सब कुछ समझ भी रही थी, साथ ही सभी सब्जेक्ट का बुक कंप्लीट करके रख रही थी। बानी सच में बहुत ज्यादा खुश थी। अब उसे समझ आया कि उसे की तरह की शक्ति मिली है, लेकिन वो अपनी शक्तियों के बारे में जाना और भी जरूरत थी। तभी उसकी दिमाग में अचानक से हाथ में गिलास आना, वॉशिंग मशीन में कपड़े क्लीन हो जाना, इन सभी बातें को याद करे उसके आंखों में चमक आ गई। वो बस 10 मिनट में सारी पाई पूरी कली थी। अब वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहती थी। बना यहाँ वहां देखने लगी, तभी उसके दिमाग एक ख्याल आया। वो अपनी दाहिने हाथों की हथेली को सामने करते हुए एक बुक को बिना छुए ही दूसरी जगह पर रखने की कोशिश करने लगी। पहले तो नहीं हुआ, दूसरी बार भी कोशिश करने लगी, फिर भी नहीं हुआ। वो थक हार कर बैठ गई। फिर एक गहरी सांस लेकर आखिरी बार कोशिश करने के लिए पूरी ध्यान लगाकर उस बुक्स पर कंसंट्रेट करने लगी। तभी अचानक से वे सभी बुक्स पहले जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर पहुंच गई, किसी की नजर में आए बिना। ये देख बानी का तो खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। फिर दूसरा अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए कुछ सोचने लगी। तभी उसको कपड़े वाले इंसिडेंट याद आया। वो तो बस मन में सोचा था और वो काम हो गया था। ये याद आते ही उसने जल्दी से बेड के ऊपर रखे ब्लैंकेट, पिल्लो और कुछ चीजें नीचे जमीन पर फैला दिया, और कुछ चीजें मैसी बनाकर रख दिया, और अपने मन में सब ठीक करने की ऑर्डर देने लगी, वो भी बहुत जी कंसंट्रेट के साथ। तभी भीकरे पड़े जमीन पर सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर ठीक से सेट हो गई। ये देख बानी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में उसके पास कुछ शक्तियां आ चुकी है। अब बानी के पास तेज तरार दिमाग, या यूं कहूं कि रॉबर्ट की दिमाग बन चुका था। उसके पास हैंड पावर, माइंड पावर, दो शक्तियां आ चुकी थी। बानी को यह भी नहीं पता था कि उसके पास और कौन सी शक्तियां हैं, या फिर बस इतना ही है। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। बानी कुछ देर के लिए वो आराम करने अपनी बेड पर लेट गई और कुछ ही सेकंड में नींद में चली गई। दूसरी ओर हर तरफ हरियाली भरा ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं दिख रहा था। पक्षियों की चहकने वाली आवाजें, झरनों से बहता हुआ पानी की आवाजें, तरह तरह के फूलों की पौधे, फल के पेड़, कुल मिलाकर स्वर्ग जैसे महसूस कराने वाला ये जगह स्वर्ग निवास नाम से जाने जाती है। ये स्वर्ग निवास इसलिए भी जाने जाती है क्योंकि इन्हीं प्रकृति के बीच एक बड़ा सा महल, जो कि राजा महाराजा जमाने का था। वो महल दिखने में किसी मॉडल से भी कम नहीं थी। बाहर से दिखने में जितना भी खूबसूरत दिखता था, उससे कई ज्यादा महल के अंदर से खूबसूरती को देखने को मिल जाती थी। स्वर्ग निवास को ही मॉडल जमाने का नाम था। रॉयल सिंह, ये सिंह परिवार के पुश्तैनी हवेली था। इन बड़ी हवेली की आसपास बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी भी थी। हर तरफ काले कपड़ों में बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर कड़ी निगरानी करते हुए नजर आ रहे थे। तभी बड़े से गेट के अंदर एक चमचमाती लैंड रोवर गाड़ी आते हुए दिखाई दी। मैं गेट से लेकर हवेली की दरवाजे के सामने आने तक कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगता। तभी लैंड रोवर तेजी से आकर हवेली की दरवाजे के सामने रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकने की आवाज आई, घर के अंदर से एक 3 साल की छोटी बच्ची भागते हुए आई। दादू, बड़े दादू, आप आ गए। जब मिस्टर दामोदर और दीपेंद्र दोनों ही आवाज की ओर मुड़े तो दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। स्माइल करते हुए दीपेंद्र जल्दी से आगे बढ़कर बच्ची को गोद में उठाते हुए बोले, हाँ मेरी प्रिंसेस, हम आ गए। छोटी बच्ची दीपेंद्र के गाल पर किश करते हुए बोली, दादू, आप चौकी लेकर आने वाले थे ना, आप लाए। उसकी बात पर मिस्टर दामोदर जी मुस्कुराते हुए बोली, आज आपके दादू ने नहीं बल्कि बड़े दादू लेकर आए हैं प्रिंसेस आपके लिए चौकी, ये देखो।
जैसे ही बच्ची ने मिस्टर दामोदर के हाथ में चॉकलेट्स देखे थे, जल्दी से दीपेंद्र के गोद से नीचे उतरकर दामोदर के पास चली गई और बिना देरी किए जल्दी से गले लगा लिया और उनके हाथ से चॉकलेट लेते हुए अपनी मिट्टी सी आवाज में बोली, थैंक यू बड़े दादू। तभी पीछे से एक औरत की आवाज आए, आप लोग आ गए। दोनों सामने देखा तो 40 के आसपास उम्र की एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी हुई थी। उसके हाथ में 2 पानी की गिलास ट्रे में लेकर आ रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि दीपेंद्र की पत्नी मिसेज गौतमी सिंह थी। दीपेंद्र पानी की गिलास लेते हुए कहा, हाँ आ गए, वैसे सब लोग कहाँ है? गौतमी मुस्कान के साथ बोली, वैसे माँ अपनी पीछे वाली बगीचे में बैठी हुई है, बाकी के बच्चे अपने पाने काम पर बाहर गए हुए हैं और अपनी एक बहू किचन में खाने की तैयारी कर रही है और दूसरी बहू अपने कमरे में होगी। बड़ी दीदी बाहर गई हुई है किसी काम से और गीता शायद यही कही होगी। गौतमी के बात सुनकर दीपेंद्र और दामोदर दोनों शांति से बैठे हुए थे। दामोदर के 3 बेटे थे और एक बेटी। बड़ा बेटा का नाम ओमकार सिंह, दीपेंद्र सिंह और कमल सिंह और बेटी का नाम मेनिका सिंह। दामोदर अपने तीनों बेटों को एक समान ही अधिकार दिए हुए थे, साथ ही बेटी मेनिका को भी। लेकिन सब कहते हैं ना कि बड़े खानदान के लोग प्रॉपर्टी के लिए दुश्मनी निभाने के लिए एक दूसरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन दामोदर के परिवार में आज तक तो ऐसा कुछ नहीं था। सबके बीच प्यार और विश्वास, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, वे सब इसी परिवार में देखने को मिल जाता था। लेकिन कितना भी बड़ा परिवार क्यों ना हो, कितना भी प्यार विश्वास हो, ऐसे खानदान में तो कोई ना कोई एक शकुनी होता ही है। ठीक वैसे ही मिस्टर दामोदर के घर में भी एक शकुनी तो है और वो है मिस्टर दामोदर की बेटी मेनिका थी। मेनिका ओमकार से छोटी, दीपेंद्र और कमल से बड़ी थी। तभी एक नौकर कॉफी के ट्रे लेकर आया। गौतमी नीचे रखने का इशारा किया तो वो नौकर नीचे रखकर वहां से चला गया। दीपेंद्र के पत्नी मिसेस गौतमी अपने ससुर जी की ओर मुड़कर थोड़ा हिचकिचाते कॉफी की कप देते हुए बोली, पापा जी, आप तेज को कब इंडिया वापस बुला रहे हैं? गौतमी की बात सुन दीपेंद्र कभी अपनी बीवी को देखता तो कभी अपने पिता को। मिस्टर दामोदर जी बड़े ही आराम से कॉफी की एक सीप लेते हुए बोले, गौतमी बेटा, तेज की पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन आने में इतना देर क्यों कर रहा है? मैंने 2 दिन पहले ही बात हुई थी, उससे कह रहा था बहुत ही जल्द आएगा, लेकिन कब ये मुझे भी पता नहीं। दामोदर की बात सुन गौतमी उदास हो गई। वहीं दूसरी तरफ बानी जब सोकर उठी तो शाम के 6:30 बज रहे थे। जल्दी से उठकर वो पहले फर्ज होने चली गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद तैयार होकर नीचे किचन में चली गई। बानी का कमर किचन के ऊपर ही था, आने जाने का सीढ़ियां भी अलग थी, इसलिए बानी को आराम से घूम सकती थी, यानी आना जाना करती थी। रात का डिनर का समय भी हो गया। बानी सबको डिनर परोसने लगी। तभी रूपाली भी बड़े ही प्यार से बानी को भी खाने के लिए बैठने को बोली, बानी बेटा तुम भी बैठ जाओ, तुम भी खाना खा लो। उसकी बात सुन पिया और निम्मी दोनों हैरान होकर कभी अपनी माँ को देखते तो कभी बानी को, लेकिन वही मिस्टर महेश शांति से अपना डिनर कर रहा था। ये देख पिया के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। बानी भी ज्यादा किसी पर भी बिना ध्यान लगाए वो भी खाने के लिए बैठ गई। पहले वाली बानी होती अब तो 100 बार सोच चुकी होती कि डिनर करे या ना करे, लेकिन अभी की बानी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। डिनर खत्म होने के बाद बानी सभी बर्तन को साफ करने चली गई। वही सब डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए थे। तभी पिया के कमरे से जोर से चिल्लाने की आवाज आए। पिया की आवाज सुनकर रूपाली, महेश, निम्मी और कुछ नौकर दौड़कर पिया के कमरे में आ गए। उसको ऐसे चिल्लाता हुआ देख रूपाली जल्दी से उसके जाकर पूछने लगी, बेटा पिया क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्लाए? अपनी माँ की बात सुन पिया जल्दी से अपनी नई ड्रेस को दिखाते हुए बोली, ये देखिए मॉम, मेरा न्यू ड्रेस की क्या हालत हो गई है, आखिर किया किसने ये सब? पिया चिल्लाते हुए बोली। उसकी बात पर रूपाली का भी गुस्सा 7वें आसमां में पहुंच गया था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके पिया को शांत करवाने लगी। पिया बेटा शांत हो जा, पहले तुम शांत हो जाओ। पिया अपनी माँ की बात सुनकर और भी ज्यादा भड़क गई और सभी नौकरों को देखते हुए बोली, मेरे कमरे में आकर कपड़े किसने धोए थे? पिया की सवाल सुनकर सब नौकर खामोश से चुपचाप खड़े थे। तभी महेश ने आगे बढ़कर कहा, अब जाने दो बेटा, इस छोटी सी बात के लिए इतना परेशान मत हो। पिया अपने पापा की बात सुनकर गुस्से में कहने लगी, नहीं पापा, मेरे कमरे आकर पहले मेरे कपड़े खराब किए और मेरी एक ज्वेलरी सेट गायब भी है, जो एक खूबसूरत हॉट शेप वाला गोल्डन चेन था। कल मेरे फ्रेंड की बर्थडे है, उसे पहन कर जाना था मुझे, और अब वो नहीं है। जैसे ही ये सुना रूपाली और महेश दोनों ही गुस्से में आ गए। तब तक बानी भी पिया के कमरे में आ चुकी थी। महेश सब नौकर की ओर देखते हुए गुस्से में पूछा, सच बताओ कि ये सब किया किसने?
महेश की गुस्से वाली आवाज सुनकर सभी नौकर डर के मारे कांपने लगे। ये देख महेश और भी ज्यादा गुस्से में भड़कता तभी आगे आते हुई बोली, वो मैं पिया के कमरे में आई थी कपड़े धोने। महेश जब ये सुना तो वो अपने गुस्से को कैसे भी करके काबू में कर लिया था, लेकिन रूपाली का गुस्सा तो 7वें आसमान में पहुंच गया था और कुछ कहने के लिए अपनी मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी उसे याद आया कि महेश क्या कहा था। फिर अपनी गुस्से की घूंट पीकर अपनी चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाते हुए कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल पाती तभी अचानक पिया चिल्लाते हुए बोली, तुम घटिया लड़की, मैंने कपड़े धोने के लिए कहा था, नाकी फाड़ने के लिए, और ऊपर से मेरा सामान चोरी भी कर ली। ये सुन बानी को एहसास हुआ कि पिछले जन्म में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और अब आगे क्या होने वाला था ये भी बानी को पता चल गया था। अब पिया गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन बानी इस बार उसके साथ ऐसा कुछ होने नहीं देने वाली थी। ये सोचते हुए बानी बोली, मैंने बस कपड़े को साफ करके रखा है, इसके अलावा मैंने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया है। ये सुन पिया गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अगर ऐसा है तो ये क्या है? फटा हुआ उसका ड्रेस बानी की तरफ फेंक दिया। बानी एक नजर नीचे पड़ा ड्रेस को देखा, फिर अपने हाथों में लेते हुए उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगी। फिर रूपाली और महेश पर एक नजर डाली, फिर पिया की तरफ देखते हुए बोली, पिया तुमने कहा कि ये कपड़ा फटा है, लेकिन ये कपड़ा तो ठीक है, चाहो तो आप लोग देख सकते हैं। बानी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग असमंजस में पड़ गए। वहीं पिया चिल्लाते हुए बोली, तुम अंधी हो, ठीक से देखो। पिया को इस तरह बर्ताव करते देख महेश उसे शांत कराते हुए बोले, बेटा शांत हो जा, पहले सही से देख तो लो, सच में फटा है कि नहीं। पिया अपनी पिता के बातों को अनसुना करके चिल्लाते हुए बोली, पापा आप उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। तभी उसकी नजर उस कपड़े पर गई जो एकदम से सही दिख रहा था। वो अपनी हाथों में पकड़ी हुई ड्रेस को ऊपर नीचे करते हुए बड़े ही ध्यान से देखने लगी। उस ड्रेस पर कोई भी खरोच या डैमेज दिखाई नहीं दिया था। वो हैरान रह गई और मन में ही सोचने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने खुद इस ड्रेस को फाड़ा था, फिर ऐसे कैसे ठीक हो गया। सच तो ये था कि जब डिनर के समय पर रूपाली बानी से बड़े ही प्यार से बातें करते देख पिया को बहुत तेज गुस्सा आ गया था। डिनर खत्म करके अपने कमरे आ गई थी। जैसे उसकी नज़र सभी कपड़े साफ सुथरा देखा, वो समझ गई कि बानी उसकी कमरे आई थी और ये सब क्लीन उसी ने किया है। तभी उसकी दिमाग में खुराफाती चलने लगी और जल्दी से एक कैंची लेकर एक ड्रेस को बुरी तरह से डैमेज कर दिया। ये सब सोच में डूबी पिया अगले ही पल उसे कुछ याद आया और गुस्से में बानी की ओर देखते हुए बोली, अच्छा ये बताओ कि मेरी ज्वेलरी कहाँ है। ये सुन बानी बस पिया को बड़े ही शांत से देखे जा रही थी। उसकी चेहरे पर कोई भी परेशान और डर नहीं थी। बानी को इतना शांत देख पिया का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गई और गुस्से में दांत भींचने लगी। एक पल बिना देरी किए थप्पड़ मारने बानी पर हाथ उठा दिया, लेकिन पिया बानी को थप्पड़ मार पाती तभी बानी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये देख वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए। हमेशा से शांत और डरी सहमिसी रहने वाली बानी आज एक निडर के साथ खड़ा देख पिया को गुस्सा और चीड़ और भी ज्यादा बढ़ गई। ये देख महेश पिया को शांत कराते हुए कहा, पिया शांत हो जा। फिर बानी की तरफ देखते हुए शांत लहजे में कहा, बानी बेटा अगर तुमने ज्वेलरी लिया है तो दे दो। महेश की बात सुन बानी एक गहरी नजर महेश पर डालते हुए कहा, नहीं अंकल मैंने नहीं लिया है। अगर आपको इतना शक है तो पिया के कपबोर्ड एक बार क्यों नहीं चेक कर लेते, वही कहीं रखा होगा। अगर नहीं मिला तो मेरे कमरे का तलाश कर सकते हैं। बानी की बात सुन महेश एक नजर रूपाली और पिया की तरफ डाली और एक गंभीर आवाज में कहा, रूपाली एक और बार ठीक से देखना। रूपाली अपने पति की बात सुन वो जाकर तलाश करने लगी। पिया भी चुपचाप खड़ी रही क्योंकि वो जानती थी कि वो ज्वेलरी इस कमरे में नहीं है, क्योंकि पिया पहले से ही प्लानिंग कर लिया था। उसने ज्वेलरी बॉक्स को बानी के कमरे में रखकर आई थी जब बानी काम में बिजी थी। कुछ देर तलाश करने के बाद एक ज्वेलरी बॉक्स रूपाली के हाथ में लग गई। उस ज्वेलरी बॉक्स पर सबकी नजर पड़ गई। जैसे ही पिया ने देखा कि ज्वेलरी बॉक्स उसके मां के हाथ में है, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। पिया मन में ही सोचने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन पिया को क्या पता बानी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वही बानी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी मुस्कान किसी ने भी नहीं देखा था। सब लोग उस ज्वेलरी बॉक्स की ओर ही देख रहे थे। बानी को अच्छे से जानती थी कि पिया क्या करने वाली है, क्योंकि ये वही घटना थी जो पिछले जन्म में हुआ था। लेकिन फर्क इतना था कि उसकी शक्तियों की मदद से सब ठीक कर दिया था। पिया की चाल को उसी पर ही फेंक दिया था। ये देख बानी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।
वही महेश जैसे ही ये देखा कि ज्वेलरी बॉक्स मिल गया है, थोड़ा गुस्से में पिया की ओर देखा, फिर सभी नौकरों को वहां से जाने के लिए कह दिया। सभी नौकर एक पल बिना देरी किए वहां से कमरे से चले गए। महेश एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, बानी बेटा तुम भी अपने कमरे में जाओ, जाकर आराम करो। बानी एक नजर सबकी ओर डाली, फिर आखिरी बार पिया पर डाली। पिया बानी को ही घूरे जा रही थी। पिया की चाल नाकामयाब जो हुआ था, बानी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करके वहां से चली गई, क्योंकि उसे नाइट स्कूल भी तो जाना था, इसलिए उनके तरफ एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं की। रात के 11 बजे बानी तैयार होकर शालिनी के घर के सामने खड़े होकर शालिनी की इंतजार करने लगी, तभी शालिनी भागते हुए उसके पास आ गई। बानी ये देख एक छोटी सी मुस्कान के साथ दोनों वहां से स्कूल के लिए निकल गई। हर रोज दोनों मिलकर नाइट स्कूल जाती और सुबह के 4 बजे आ जाते। इन्हीं बीच में शालिनी और बानी का एक अच्छा और मजबूत दोस्ती का रिश्ता बन गया था। वैसे शालिनी और बानी का हालत और उनका बचपन लगभग बिल्कुल वैसा ही गुजरा था, दर्द और तकलीफ से। लेकिन बानी की स्वभाव से उलट शालिनी बेफिक्र बिंदास लड़की थी, जितना तकलीफ क्यों ना हो उसे इग्नोर करके ही आगे बढ़ जाती थी। वही बानी पिछले जिंदगी में एक शांत स्वभाव और हमेशा से मुस्कुराते हुए रहने वाली एक मासूम लड़की थी, जो कोई भी कुछ कहता तो वो उसे आंखें बंद करके विश्वास करके वो काम कर दिया करती थी। जब तक गायत्री थी तब तक उसके जिंदगी में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं गुजरी थी। गायत्री ये भी चाहती थी बानी भी बाकी लड़कियों की तरह स्कूल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। बानी स्कूल जाने से मन कर दिया था, क्योंकि रूपाली बड़े ही चालक से गायत्री के सामने कुछ और, गायत्री के पीठ पीछे कुछ और रहती थी। बानी स्कूल ना जा पाए, रूपाली बड़े ही चालक से बानी को इमोशनली में फंसा दिया था, ये कहकर कि बानी बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमारे साथ और दादी के साथ रहो, अच्छे से वक्त बिताओ। स्कूल के चक्कर में पड़ोगी तो तुम हम लोगों से दूर हो जाओगी। क्या तुम यही चाहती हो? उस वक्त बानी बस 10-11 साल की एक छोटी बच्ची तो थी। एक छोटी बच्ची को क्या चाहिए होता है, यही ना कि एक अच्छा परिवार हो और उनके माँ बाप उससे प्यार करे, हमेशा साथ में रहे। बस बानी को भी वही तो चाहिए था। उसका अंजाम ये हुआ कि उसकी जिंदगी खोनी पड़ी थी। बानी अभी इस नई जिंदगी में उसका उम्र 13 साल की हो, लेकिन उसका दिमाग अब एक मैच्योर लड़की की दिमाग थी। छल, कपट, धोखा, इन सब से निपटकर ही वो पुनर्जन्म लिया था। अब वो पहले की तरह बेवकूफ तो नहीं होना चाहती। बानी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करके पढ़ रही थी। तभी उसने फील किया कि वो बहुत तेजी से सारी बुक्स पढ़ रही है, साथ ही सारी लेसन उसके दिमाग में याद होती जा रही थी, वो भी एक ही बार में। ये जानकर उसे एहसास हुआ कि ये भी उसका एक और पावर है, जो सुपर माइंड या सुपर पावर माइंड होता है। अब उसे एहसास हुआ कि भगवान उसे जरूरत का ही शक्तियां उसे दी गई है। ये जानकर वो मन ही मन में भगवान को थैंक्स कहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखा। देखते देखते 3 साल बीत गए। अब बानी 16 साल की हो गई थी। बानी की पढ़ाई को लेकर महेश और रूपाली को पता चल गया था। खुद बानी ने ही उन लोगों बताया था, क्योंकि बानी को किसी भी बात को लेकर उसे डरने की जरूरत नहीं थी। महेश और रूपाली को बहुत तेज गुस्सा तो आया था, लेकिन बानी बड़े ही मासूम चेहरा बनाकर कहा, अंकल आंटी, मैं तो बस नाइट स्कूल में जाकर सिर्फ साधारण पढ़ाई किया है। वैसे मुझे दादी की भी बहुत याद आती थी। दादी भी तो यही चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं। और आंटी माँ, आप ही सोचिए कि आप दोनों मुझे बेटी जैसे पला है, और मैं गंवार रही तो लोग क्या कहते आप लोगों के बारे में कि देखो भाई बेटियों में कितना फर्क किया है। और मैं भी नहीं चाहती कि मेरे वजह से आप लोगों की नाक काट जाए, इसलिए मैंने नाइट स्कूल में ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैंने कभी भी घर के कामों को नजरअंदाज भी नहीं किया है। आपको कोई भी शिकायत का मौका दिया है मैंने, बताइए? हालांकि महेश और रूपाली बानी की पाई को लेकर खुश नहीं थे, लेकिन दोनों ने ये सोचकर शांत हो गए कि एक नाइट स्कूल से क्या होने वाला है, उनकी बेटी पिया जीता बेस्ट स्कूल में तो नहीं पढ़ रही है ना। और तो और बानी की वजह से निम्मी की जान बचने वाली थी, साथ उसकी प्रॉपर्टी भी। ये सब सोचकर महेश और रूपाली शांत हो गए और बानी की पढ़ाई को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं की। बानी बड़े ही आराम से हैंडल करना सीख चुकी थी, साथ ही एक स्ट्रॉन्ग लड़की बन चुकी थी। फिर भी बानी कश्यप के परिवार में बिल्कुल नॉर्मल लड़की तरह ही बिहेव कर रही थी। रोज घर का काम करना, साथ ही पढ़ाई करना। पिया की छोटी मोटी चाल को फैल करते जा रही थी। पिया और बानी दोनों ही उम्र के साथ बड़ी हो रही थी, लेकिन बानी एक स्ट्रॉन्ग बनते जा रही थी तो वही पिया एक चालबाज लड़की बनती जा रही थी। महेश और रूपाली का रवैया बानी के लिए और भी ज्यादा अच्छा होने का दिखावा करने लगे थे, क्योंकि उनके प्लानिंग के हिसाब से बानी की प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर उसका नाम होने के लिए और 2 साल ही बची हुई थी।
आज बानी हाई स्कूल के फाइनल एग्जाम में पहुंच गई थी। बानी भी बहुत ज्यादा खुश भी थी। इस एग्जाम को पूरा करके अब आगे की पढ़ाई के लिए अच्छे से यूनिवर्सिटी में जाने की प्लानिंग बना लिया था। रोज की तरह बानी किचन में खाना बनाए जा रही थी, तभी रूपाली किचन में आती हुई बोली, बेटा बानी, आज क्या बना रही हो? सच में तुम्हारा हाथ का खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। आगे तुम ससुराल चली जाओगी तो तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही याद आएगा। इतना कहकर वो झूठी मुस्कान देने लगी, लेकिन वही बानी ससुराल नाम सुनकर उसे तेजवीर की याद आने लगी। पिछले जन्म में बानी तेजवीर के साथ ज्यादा वक्त तो नहीं बिताई थी, लेकिन तेजवीर का हैंडसम चेहरा उसे बार बार सामने आ जा था। बानी अपने मन में ही कहने लगी, पता नहीं तेजवीर अब इस वक्त कहाँ रहता होगा। बानी इन्हीं सारी ख्यालों में डूबी हुई थी कि एक बार फिर रूपाली की आवाज सुनाई दी, बानी बेटा, तुम्हारा एग्जाम कब शुरू होने वाला है? बानी काम करते हुए ही रूपाली को जवाब देते हुए बोली, वो आंटी, 2 दिन बाद शुरू होने वाला है। बानी की बात सुन रूपाली झूठी मुस्कान के साथ कहती है, ये तो अच्छी बात है, पिया का भी 2 दिन बाद ही एग्जाम शुरू होने वाला है। चलो ठीक है, तुम जल्दी से काम खत्म कर लो। इतना कहकर वो किचन से बाहर चली गई। ये एक बड़े से खूबसूरत कमरे में एक 23 साल का लड़का पीसफुली से अपने आराम मुलायम दायक बेड पर मुंह के बल गहरी नींद में सो रहा था। उसका चेहरा तकिए के नीचे होने के वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी तेज कदमों के साथ एक लड़का कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। जल्दी जल्दी में आने के वजह से उसका सांसें थोड़ा बहुत फूल रही थी। पहले अपने सांसें को नॉर्मल करते हुए एक गहरी सांस ली, फिर सोया हुआ लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। सोया हुआ लड़के को नींद से जगाने के लिए पहले हिचकिचाते हुए भगवान को याद करने लगा, हे भगवान प्लीज इसके गुस्से से मुझे बचा लेना। इतना कहकर वो धीरे से आवाज देने लगा, तेज तेज। वो सोया हुआ लड़का और कोई नहीं बल्कि तेजवीर सिंह, रॉयल सिंह का प्रिंस। खड़ा हुआ लड़के ने देखा कि तेजवीर अभी तक नहीं उठा है तो एक बार फिर उठाने की कोशिश करता हुआ पुकारा, तेज। तेजवीर कोई भी रेस्पॉन्स ना देने के वजह से खड़ा हुआ लड़का परेशान हो गया। तभी उस लड़के के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जैसे वो लड़का पीछे मुड़कर देखा तो सामने लगभग उन्हीं के हम उम्र का लड़का खड़ा हुआ था। पहला वाला लड़का ने कहा, अरे यार राघव, ये क्यों नहीं उठ रहा है? कंधे पर हाथ रखा हुआ लड़का राघव था, तेजवीर का असिस्टेंट कम पर्सनल सेक्रेटरी। राघव आगे आते हुए कहा, नील सर, बॉस नींद से जागे हुए हैं। राघव की बात सुन नील एकदम से चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा राघव? ये देखो कैसे पड़ा है, कुंभकर्ण की तरह, और तुम कह रहे हो कि आपके बॉस जागे हुए हैं। ये देख राघव नील से कुछ नहीं कहता वो साइड जाकर बेड के बगल में खड़े होकर कहा, बॉस, इंडिया से 20 बार दादाजी की कॉल आ चुकी है और आपसे बात करना चाहते हैं। राघव की बात सुन तेजवीर, जो कि तकिया के नीचे मुंह डालकर सोया हुआ था, अचानक से उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा, दादाजी को कॉल करके कहो कि 2 दिन में वापस आ रहे हैं। तेजवीर की यूं अचानक उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए देख नील का मुंह खुला का खुला रह गया और राघव की ओर देखते हुए कहा, अरे यार, ये इंसान खड़ूस के साथ साथ उसका ऐसे बचकानी हरकत कब से करने लगा? उसकी बात पर राघव कुछ नहीं कहा। नील तेजवीर का बचपन का दोस्त, जिगरी यार है। नील ओबरॉय इंडस्ट्रीज का एक लौता वारिस। तेजवीर और नील दोनों 10 साल के थे तब से वो पढ़ाई के लिए यूएसए आ गए थे। दोनों ही पढ़ाई के साथ साथ अपने अपने बिजनेस भी ग्रोथ करने लगे थे। बिजनेस में सबसे ज्यादा तजुर्बा तेजवीर को था। उसने तो सीक्रेटली 13 साल से ही बिजनेस में कदम रख दिया था। यूएसए में तो सभी बच्चे 12 साल से ही अपनी लाइफ को स्टेबल कर लेते हैं, लेकिन हमारे तेजवीर भी किसी से कम नहीं था। अब वो 24 साल हो चुका था। उसका पर्सनालिटी सबसे स्ट्रांग और खतरनाक ऑरा से हमेशा घेरा हुआ रहता था। दिखने में किसी राजा से कम नहीं था। बर्फ जैसे सफेद रंग, काले सिल्की बाल, तीखी नाक, काली आंखें, लाल होठ, दूध जैसे सफेद दांत, हाइट 6.2 अप्स, चौड़ी सीना, रौबदार आवाज। मुंह से ये शब्द भी निकला तो भी सब थर थर कांपना शुरू हो जाए। उसका हैंडसम सा चेहरा देखकर लड़कियों का दिल ट्रेन के रफ्तार दौड़ना शुरू हो जाए। दुनिया की हर लड़कियां उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाए, लेकिन कोई भी लड़कियां हमारे तेजवीर के नजदीक आने तो दूर, आसपास भटक भी नहीं देने देते। आधे घंटे के बाद तेजवीर नहाकर अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाहर आया। उसने देखा कि नील उसे अपनी दोनों हाथों को सीने पर क्रॉस करके उसे ही घूरे जा रहा है। ये देख तेजवीर उसे इग्नोर करके अपने बालों को टॉवल से पोंछना जारी रखा। नील ने देखा कि तेजवीर उसको इग्नोर कर रहा है। वो चिढ़ते हुए कहा, तेज, मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो?
तेजवीर नील के सवाल का जवाब बिना दिए ही अपने वार्डरोब में से कपड़े निकलने चला गया। ये देख नील और भी ज्यादा भड़क गया। जब तक राघव भी आ गया था, जो कुछ देर पहले तेजवीर के दादाजी मिस्टर दामोदर सिंह को इन्फॉर्म देने कॉल करने के लिए कमरे से बाहर चला गया था। जैसे कॉल खत्म करके अंदर आया तो देखा कि नील एक लड़की की तरह तेजवीर से शिकायत करके झगड़ रहा था। राघव एक नजर नील को देखा और तेजवीर को, जो तैयार हो रहा था। तुम ऐसे लड़कियों की तरह शिकायत करके झगड़ना या घूरना बंद करो, नहीं तो लोग तुझे गलत समझेंगे। तेजवीर एक एक्सप्रेशनलेस चेहरा बनाकर कहा। ये सुनकर नील एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं तेज, तुम तो अपनी पास किसी लड़की को भटक भी नहीं देते, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए मैं एक लड़की तरह बिहेवियर करूं। इतना कहकर अपने दोनों आईब्रो उचकाने लगा। तेज आईने में से नील को देखा तो दोनों आईब्रो उचकाते हुए मुस्कुरा रहा था। ये देख तेज आह भरने के सिवाय और कुछ रिएक्ट नहीं किया और जल्दी से तैयार होकर वो तीनों कमरे से निकल गए। दूसरी तरफ इंडिया एडवोकेट ऑफिस में 40 साल का आदमी, जो ब्लैक कोट पहनकर अपनी डेस्क पर बैठकर कुछ फाइल देखे जा रहा था। उसके टेबल पर कुछ फाइल्स, बुक्स रखे हुए थे। साथ ही एक छोटा सा नेम प्लेट सामने की ओर रखा हुआ था। उस नेम प्लेट पर एडवोकेट आलोक त्रिपाठी साफ साफ लिखा हुआ था। एडवोकेट आलोक अपने आंखों पर चश्मा लगाकर बहुत ही गंभीर से हाथ में पकड़ी हुई फाइल को देखे जा रहा था। उसके सामने एक इंसान बैठा हुआ था, जो कि ब्लैक कलर की हुडी पहना हुआ था, जिसे उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस इंसान को पहचान थोड़ा मुश्किल तो होगा। सामने एडवोकेट आलोक कुछ देर तक फाइल पढ़कर आखिर में फाइल नीचे रखकर कहने लगा, मुझे नहीं पता था कि वो इंसान इतना घटिया निकलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। आपके इस डिसीजन से ऐसा ही होगा, डोंट वॉरी। सामने बैठा वो इंसान सहमति में सिर हिलाकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो वहां से जाता तभी एडवोकेट आलोक ने कहा, मैं कल ही आकर ये नोटिस उन लोगों को दिखा दूंगा। ये सुन वो इंसान हाँ सिर हिला दिया और वहां से चला गया। यहाँ बानी जल्दी से तैयार होकर शालिनी के घर के लिए निकल गई। आज उनका एग्जाम के लिए एग्जाम कार्ड को इशू करवाना था, इसलिए सुबह के 11:30 बजे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहुंचाना था। बानी ने जल्दी जाकर शालिनी को बुलाने लगी, शालू शालू जल्दी आना। हाँ आए, शालिनी भाग कर आते हुए बोली, और वो दोनों बातें करते हुए एग्जाम कार्ड लेने चली गई। दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो दोनों कितना खुश है। शालिनी पहले तो बस हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करने के बारे में सोची हुई थी, ताकि उसे जीने के लिए छोटा मोटा एक जॉब मिल जाए। लेकिन उसकी जिंदगी में जब से बानी आई है, उसे भी आगे पढ़ने के लिए मन बना लिया था। शालिनी की चाची उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी, लेकिन शालिनी ने पढ़ाई के बदले घर का सारा काम करने की जिम्मेदारी उठाई थी। और शालिनी की चाची ये भी सोच लिया था कि जब बानी को जॉब मिल जाएगी तो उसका सारा सैलरी उसके पास रहेगी। एक तरफ उसकी चाची बहुत ज्यादा लालची थी, जिसे वो शालिनी को पढ़ाई करने में नहीं रोक रही थी। हालांकि ये बात शालिनी को नहीं पता कि उनके चाची के मन में ऐसे लालच है। लेकिन अब शालिनी किसी भी हालत में बानी के साथ ही आगे की पढ़ाई शुरू करने वाली थी। ये बात शालिनी की चाची को नहीं पता था, और शालिनी भी उसे बताना भी जरूरी नहीं समझी थी, क्योंकि ये पढ़ाई तो खुद उसकी मेहनत से कर रही थी, ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो। पढ़ाई के बदले उनके घर का सारा काम करने का सौदा जो किया था। आज बानी का एग्जाम भी शुरू हो गया था। एग्जाम का समय डे टाइम होने की वजह से अपना घर का सारा काम खत्म कर लिया था, और रूपाली को भी बताना था। अपना सारा काम खत्म करके रूपाली के पास आकर बोली, आंटी आई मीन माँ, मेरा एग्जाम आज से शुरू होने वाली है, वो भी आज दोपहर 1:30 बजे से। रूपाली बानी की ये बात सुनकर वो गुस्से में तो आ गई थी, लेकिन अगले ही पल महेश की बात को याद आते ही अपने गुस्से को कंट्रोल करके नकली मुस्कान दिखाते हुए बोली, ठीक है बेटा, जाओ जाकर तुम अपना एग्जाम देकर आओ। बानी इससे ज्यादा रूपाली से कुछ और बात करने का मन नहीं था। बिना देरी किए बानी वहां से चली गई। जैसे रूपाली ने देखा कि बानी चली गई है, उसने तुरंत फोन उठाकर महेश को कॉल करने लगी। कुछ देर तक रिंग होने के बाद सामने से महेश फोन उठा लिया। हेलो। महेश की आवाज सुनकर रूपाली जल्दी से बोली, महेश, बानी का आज एग्जाम है, वो भी दोपहर से। ये सुनकर महेश, जो कि ऑफिस में बैठकर फाइल देखने में बिजी था, रूपाली की ये बात सुनकर महेश कुछ सोच में पड़ गया। दूसरी तरफ से रूपाली की एक बार फिर से आवाज आई, महेश, आपको नहीं लगता कि हम बानी को एजुकेशन देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? महेश ये सुनकर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता रूपाली। वो पढ़ाई तो कर रही है, लेकिन इस पढ़ाई को लेकर वो इतनी सीरियसली है। बस उसका मन किया है इसलिए पढ़ रही है।
और वैसे भी इस पाई को लेकर वो भविष्य में अपना करियर ब्राइट करियर बना पाएगी। बस वो मामूली सी तो पाई कर रही है, और वो हमारे पिया जैसे हाई स्टडी तो नहीं करने वाली। उसके लिए पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम जानती हो उसका जो देखभाल के लिए हमें कोर्ट के तरफ से पैसे मिल रहे हैं वो सब हम ही यूज कर रहे हैं। बेचारी उसको तो पता भी नहीं है। अगर हम ऐसे मामूली पाई में भी रोक टोक लगाएंगे तो कहीं हमारा प्लान हम पर ही उल्टी ना पड़ जाए। वैसे मेरे पास इसके लिए एक और प्लान है, वो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन हम उसकी बात को मानने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। रूपाली ये सुन तुरंत बोली, लेकिन महेश वो और भी ज्यादा होशियार हो जाएगी। और हमारी छोटी बेटी निम्मी का क्या? महेश कहा, उसका चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए एक और रास्ता है। ये सुनकर रूपाली शांत हुई और अगले ही पल वो बोली, लेकिन महेश उसका जो प्रॉपर्टी के बोल रहे थे उसका क्या? ये सुनकर महेश कुछ सोचते हुए कहा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इतना कहकर महेश कॉल काट दिया और कुछ सोचने लगा। महेश और रूपाली दोनों ही बानी की पाई को लेकर बड़े ही हल्के में ले रहे थे। पिछले जन्म में महेश बानी की सारी पैसे और प्रॉपर्टी बड़े ही आराम से बिना कोई रोक टोक के अपने नाम पर कर लिया था, लेकिन इस जन्म में क्या होने वाला था ये वक्त के साथ ही पता चलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ बानी और शालिनी दोनों ही एग्जाम में बहुत ही गंभीर लग रही थी। अपने अपने जगह पर बैठकर एग्जाम दे रही थी। बानी हर एक सवाल का जवाब बड़े ही ध्यान और बहुत ही तेजी से दे रही थी। कोई भी इंसान बानी का ये बिहेवियर देख लेता तो हैरान ही हो जाता था, लेकिन लकीली सब अपने अपने एग्जाम में फोकस में थे, जिस वजह से बानी का ये एक्शन पर किसी का भी ध्यान नहीं गया था। 2.5 घंटे का एग्जाम बानी बस 40 मिनट में खत्म कर दिया था। चाहे वो ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन हो या आंसर राइटिंग का सवाल, बस वो खत्म किए जा रही थी। दूसरी ओर रॉयल सिंह स्टडी रूम में मिस्टर दामोदर और उनके तीनों बेटे ओमकार सिंह, दीपेंद्र सिंह और कमल सिंह चारों बैठकर तेजवीर आने की खुशी में बातें कर रहे थे। मिस्टर दामोदर ने कहा, 2 दिन बाद तेजवीर आ रहा है, इतने सालों बाद, तो एक बड़ी सी पार्टी रखनी होगी। जितना हो सके मेहमानों को उनके परिवार के साथ आने की पार्टी में इनवाइट करना होगा। ये सुन सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। दामोदर बड़े बेटे ओमकार की तरफ देखते हुए पूछा, एरिस कब आ रहा है? ये सुन ओमकार कुछ पल सोचकर कहा, डैड, मैंने 2 दिन पहले ही कॉल करके पूछा था कि कब आ रहे हो, तो वो कह रहा था कि देखेगा, लेकिन अब उसे तो तेजवीर आने के बारे में तो पता नहीं है, अगर पता चलेगा तो शायद आने के लिए तैयार हो जाए। ओमकार की बातें सुन दामोदर ने कहा, हाँ, वैसे सभी भाइयों में से ये 2 भाई तेज और एरिश दोनों एक ही जैसे सोच रखने वाले लोग हैं। जब तक उन दोनों को इम्पोर्टेंट मैटर ना हो तब तक वो नहीं आते। अब जल्दी से उसे कॉल करके बता दो कि तेज इंडिया आ रहा है। ये सुनकर ओमकार हाँ में सिर हिला दिया। एरिश कमांडो ऑफिसर होने की वजह से वो दिल्ली में अपना काम पर ही रहता था। ऐसा नहीं है कि उसे फैमिली से दूर रहना पसंद है, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो अपना फैमिली को बहुत ही ज्यादा याद करता था, खासकर अपनी 2-3 साल की बेटी परी। परी मिस्टर एरिश सिंह की बेटी है और घर की सबकी जान। कुछ देर तक दामोदर अपने बेटों के साथ बैठकर अपने बिजनेस और आने वाले पार्टी के बारे में बात करके स्टडी रूम से बाहर आ गए। जैसे ही वो बाहर आए, सामने छोटी सी नन्ही परी दौड़कर आ गई। बड़े दादू, दादू, बड़ी दादी, आप सभी को डिनर पर बुला रहे हैं। दामोदर जल्दी से आगे बात कर उसे गोद में उठाते हुए कहा, अरे मेरी गुड़िया, ऐसे भगा मत करो, कहीं गिर गई तो मेरी प्रिंसेस को बहुत ही हर्ट होगा ना। नहीं बड़े दादू, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस हूं ना। उसकी बात सुनकर सब लोग हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। बातें करते हुए वे सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। जैसे ही सब आकर बैठ खाना परोसना शुरू कर दिया। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे। दामोदर की पत्नी तेजवीर की दादी मिसेस कविता दामोदर सिंह, ओमकार की बीवी मिसेस अरुणिमा सिंह, कमल सिंह की बीवी मिसेस गीता सिंह और एरिश की बीवी मिसेस एकता सिंह, कमल और गीता की बेटी भाविनी सिंह और ओमकार का छोटा बेटा हरमान सिंह। दामोदर सबकी ओर देखते हुए कहा, आप सभी को कुछ बताना है। मिस्टर दामोदर सबकी ओर देखते हुए बोले, हमें आप सभी को कुछ बताना है। जैसे ही सबने ये सुना तो सब घरवाले दामोदर की तरफ देखने लगे। दामोदर की पत्नी कविता अपनी पति दामोदर की ओर देखते हुए बोली, क्या बात है? 2 दिन बाद तेजवीर इंडिया वापस आ रहा है, इसलिए हमने तेजवीर आने की खुशी में एक पार्टी रखी है। दामोदर अपनी चमचे से एक निवाला खाना लेते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए, साथ ही सब लोग की चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सबसे ज्यादा तो गौतमी थी, और क्यों ना हो तेजवीर की माँ जो थी, इतने सालों बाद घर वापस लौट आ रहा था तो खुशी तो बनता ही है।
उसकी आंखों में खुशी के मारे आंखों में आंसू भी झलक आए। गौतमी की ये इमोशनल देख सिंह परिवार की बड़ी बहू ओमकार की बीवी अरुणिमा उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ गौतमी को देखने लगी। गौतमी भी ये देख एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने आंखों में आए हुए आंसू को पोंछ लिया। तेजवीर की दादी कविता खुशी में अपना दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमारा बच्चा घर वापस लौट कर आ रहा है, वरना मुझे तो लगा था कि मेरा बच्चा वही अपना पूरी जिंदगी निकलेगा और वही किसी गोरी चिट्टी लड़कियों को देखकर शादी करके अपना गृती बस लेगा। ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तेज आ रहा है। माँ, ये कैसी बात कर रही है आप? एक पल के लिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि हरमान बाहर किसी दूसरे देश की लड़की से शादी करके आ गया है तो मुझे कोई भी शक नहीं होगा, लेकिन वही तेज की तो भगवान आकर कहेंगे ना कि तेज किसी से शादी करके आया है, तो मैं कभी भी विश्वास नहीं करने वाला। हम सब जानते हैं वो कैसा लड़का है, ओमकार खाना खाते हुए कहा। अपने बड़े बेटे की बात सुन कविता मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरा तेज ऐसा नहीं करेगा। तभी कविता के दिमाग में कुछ विचार आने के वजह से अपना हाथ सिर पर रखते हुए बोली, हाँ ओम, तुम सही कह रहे हो कि हमारा तेज ही ऐसा है, लड़कियों को ना पास में आने देता है और ना ही उनके पास जाता है। वैसे हमें ही कुछ करना होगा, हमें उसके लिए लड़की को ढूंढना होगा ना। कविता की बात सुन सब लोग मुस्कुराने लगे। वही दामोदर खाना खाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, उसे तो आने दो, बाद में शादी की बात करेंगे, अभी से शादी की रट लगाओगी तो कहीं वो इंडिया आने से ही मना ना कर दे। कविता ये सुनकर थोड़ा चिढ़कर बोली, वैसे उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी शादी की बात कर रहे हैं, और दूसरी वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो आप चुप ही रहिए। वैसे मैं उसकी दादी हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालता, समझे आप। कविता की बातें सुन दामोदर को छोड़कर बाकी सब मुस्कुराने लगे। दूसरी ओर कश्यप विला, सब लोग सुबह का नाश्ता करके पिया और बानी दोनों एग्जाम के लिए चली गई थी। वही निम्मी अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई थी। अब बस रूपाली और महेश ही थे। सभी नौकरी अपने अपने काम में बिजी थे। रूपाली और महेश कमरे में बैठकर किसी बात को लेकर बातें कर रहे थे कि तभी एक नौकर जल्दी में उनके पास आया और कहा, मालिक, आपसे मिलने एडवोकेट त्रिपाठी आए हुए हैं, नीचे हाल में आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही महेश और रूपाली ने सुना, दोनों एक दूसरे को देखकर रूपाली मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आज मनी चेक देने आए होंगे। ये सुन महेश और रूपाली तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे हाल में आ गए। एडवोकेट आलोक त्रिपाठी को देखकर महेश मुस्कुराते हुए कहा, आए आए मिस्टर त्रिपाठी जी, बैठिए, उनको बैठने का इशारा करते हुए कहा। एडवोकेट त्रिपाठी सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, मिस्टर कश्यप, आज आपको एक जरूरी बात करने आया हूँ। ये सुनकर रूपाली और महेश दोनों ही कंफ्यूज हो गए। जी कहिए, क्या बात है त्रिपाठी जी? महेश ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा। त्रिपाठी जी अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जी मिस्टर कश्यप, आपको जो बानी नाम से ईयर मनी चेक मिलता था वो अभी सीधे आपके हाथ में नहीं मिलेगा, अब ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब है आपका मिस्टर त्रिपाठी जी? रूपाली एकदम से त्रिपाठी की बात को बीच में ही काटते हुए बोली। उसकी बात सुन त्रिपाठी उसको एक नजर डालकर फिर महेश को देखते हुए कहा, आपको तो पता ही होगा ना मिस्टर कश्यप कि बानी 16 साल होने तक ही मनी चेक आपको मिलेगा, 17 साल से वो खुद आकर साइन करके मनी चेक को छुड़वाना पड़ेगा। क्या ये बात आपको नहीं पता? क्या गायत्री जी ने आपको नहीं बताया आपको? उद्धरण चिन्ह। त्रिपाठी जी की बात सुनकर महेश एकदम से खामोश हो गया। उसे तो ठीक से कानूनी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में नहीं पता था। जितना गायत्री जी कहा था उतना ही उसे पता था, लेकिन महेश को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ उससे बहुत कुछ छुपाया है। लेकिन फिलहाल वो एडवोकेट के सामने ऐसा नहीं दिखाना चाहता था जैसे उसे कुछ नहीं पता हो। एक नकली मुस्कान के साथ मुस्कान ने कहा, जी जी त्रिपाठी जी, माँ ने मुझे बता दिया था, मुझे याद है, इसलिए तो मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा इसके बारे में। जैसे ही त्रिपाठी ने ये सुना वो बस शांत से महेश को घूरने लगा। वही महेश मन ही मन में भगवान को याद करने लगा कि थैंक गॉड, मनी चेक के बारे में मैंने त्रिपाठी जी को कुछ नहीं पूछा, वरना मुझ पर शक हो जाता कि उसको इस लॉ के बारे में कुछ नहीं पता और अगले ही पल परेशान में आ गया। लेकिन उसे क्या पता, मिस्टर आलोक त्रिपाठी को पहले से ही महेश की चाल के बारे में पता चल चुका है। उसका परेशान चेहरा भी साफ साफ देख रहे थे। त्रिपाठी एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, तो क्या आप कल बानी को ऑफिस आने के लिए कह दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मिस्टर एडवोकेट त्रिपाठी कश्यप विला से चले गए। यहाँ रूपाली और महेश एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। उन्हें तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या और कैसे हो गया।
सबसे बड़ी बात उन्हें कैसे पता नहीं चला कि मनी चेक लेते समय खुद बानी सामने मौजूद होना पड़ेगा। ये सब सोच सोचकर उनका दिमाग तो खराब तो हो ही रहा था, ऊपर से उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अब बानी को कैसे समझाएं। अब क्या होगा महेश? ये वकील तो ये कहकर चला गया कि अब चेक लेते समय बानी को भी मौजूद होना पड़ेगा। अब बानी को कैसे समझाए? रूपाली परेशान होते हुए बोली। उसकी बात सुनकर महेश कुछ सोचते हुए कहा, वैसे बानी को समझाना ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या बानी हमें चेक देगी। खैर देखते हैं, अगर नहीं देगी तो कुछ तो करना होगा। इतना कहकर वो प्लानिंग बनाने में खो गया। वकील की बात सुनकर रूपाली बहुत ज्यादा परेशान थी, तो वही महेश आगे का प्लानिंग बनाने में गुम था। तभी महेश के मोबाइल बजने लगा, जिसे रूपाली और महेश इतने देर तक सोच में डूबे हुए थे, मोबाइल के आवाज से अपने अपने सोच से बाहर आए। महेश ने देखा कि अपने असिस्टेंट का कॉल आ रहा है, तो एक गहरी सांस लेते हुए कॉल उठा लिया। हाँ बोलो दिलीप, क्या बात है? महेश ने पूछा। महेश की बात सुनकर सामने से दिलीप ने कहा, सर, हमें सिंह कारपोरेशन तरफ से एक मेल आया हुआ है। दिलीप की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। अरे भाई, इतने बड़े कंपनी की तरफ से एक मेल आया है तो ये कोई छोटी बात नहीं हुई। जैसे ही महेश ने ये सुना तो उसको भी यकीन नहीं हुआ, और अगले ही पल वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से इतने बड़ी नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से मेल आया है। ये जानकर किसको भरोसा होगा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। महेश इन सब के बारे में सोचे ही जा रहा था कि सामने से दिलीप की आवाज एक बार फिर से आई। हेलो सर, क्या आप सुन रहे हैं? महेश अपनी सेंसेस में आते हुए कहा, हाँ हाँ दिलीप, सुन रहा हूँ। बताओ कि क्या मेल आया हुआ है, जल्दी बताओ। दिलीप कहा, सर मैंने आपके मेल पर सिंह कारपोरेशन के मेल भेज दिया है, और ये मेल एक इनवाइटेड मेल है। इनवाइटेड मेल है? महेश धीरे से बुदबुदाया और दिलीप से कहा, ठीक है दिलीप, मैं देखता हूँ। इतना कहकर कॉल काट दिया। महेश बिना देरी किए जल्दी से अपना लैपटॉप ओपन करके पढ़ना शुरू कर दिया। उसे में लिखा हर एक शब्द जैसे जैसे पढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे उसका चेहरा हैरान और खुशी से चमकने लगा था। अपने पति के चेहरे पर बदलते एक्सप्रेशन को देखकर रूपाली जल्दी आकर पूछने लगी, महेश क्या हुआ, ऐसा क्या है मेल में? रूपाली की बात सुनकर महेश खुशी से चहकते हुए कहा, रूपाली पता है, सिंह कारपोरेशन की तरफ से मुझे इनवाइट मेल मिला है, तुझे पता है? रूपाली को महेश की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, जिसे वो महेश को थोड़ा कंफ्यूज होकर देखे जा रही थी। महेश को एहसास हुआ कि रूपाली को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूरी बात को बताते हुए कहा, रूपाली सिंह कॉरपोरेशन का ओनर और रॉयल सिंह परिवार के बड़े सदस्य मिस्टर दामोदर सिंह ने ये अनाउंस किया है कि कल उसका पोता तेजवीर सिंह इंडिया आने की खुशी में एक बड़ी सी पार्टी रखी गई है। उस पार्टी में नामी गिरामी और बड़े बड़े कंपनी के सीईओ को इनवाइट किया गया है। उन्हीं लिस्ट में मेरा भी नाम शामिल है, और ये भी कहा गया है कि सभी बड़े बड़े लोग, चाहे पॉलिटिक्स हो या बिजनेसमैन हो या फिर एंटरटेनमेंट से आते हो, सबको इनवाइट किया गया है, वो भी अपने अपने परिवार के साथ। ये सुन रूपाली की आंखों में चमक ही आ गई। सिंह कॉरपोरेशन यानी रॉयल सिंह परिवार के तरफ से पार्टी में इनवाइट किया गया है। ये सोचकर ही रूपाली पागल होती जा रही थी और अपनी पति की तरफ देखकर कहती है, अरे भाई, आपको इनवाइट क्यों करे? आप भी तो जाना माना बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिस्ट में आते हो। हम भी क्या किसी से कम है? मुझे तो और भी इंतजार नहीं हो रहा। हे भगवान, मुझे तो सोचकर ही खुशी के मारे पागल होती जा रही हूँ। तभी उसको याद आता है कि तेजवीर इंडिया आ रहा है। ये सोचकर महेश पूछती है, महेश, ये पार्टी मिस्टर दामोदर सिंह जी ने अपने पोते इंडिया आने की खुशी में रखी गई है ना? और ये भी कहा गया है कि अपने अपने परिवार के साथ उस पार्टी में शामिल हो। महेश खुशी में हाँ में सिर हिला दिया। रूपाली आगे कहती है, इसका मतलब है हम अपनी बेटी पिया को साथ भी ले जा सकते हैं। ये सुनकर महेश सोच में पड़ गया। वो रूपाली की तरफ देखते हुए कहा, रूपाली तुम कहना क्या चाहती हो? रूपाली एक्साइटेड होकर कहा, महेश, इसका मतलब ये है कि मिस्टर सिंह ये भी चाहते हैं कि उनके पोते के लिए अच्छी घर की लड़कियों को देखकर अपने पोते से शादी करवाना चाहते हो। जैसे ही महेश ने ये सुना, उसकी आंखों में खुशी चमक आ गई। हाँ रूपाली, अब मुझे भी ऐसा लग रहा है। वो दोनों अपने सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। उनके दिमाग में से ये भी बात निकल चुकी थी कि बानी से मनी चेक के बारे में भी बात करनी थी। वहीं दूसरी तरफ बानी अपना सारा एग्जाम खत्म करके वापस घर आ चुकी थी। वो सीधे अपने कमरे में चली गई, जाकर फ्रेश होकर आराम करने बेड पर लेट गई। शाम का समय जब बानी की आंख खुली तो शाम के 6:30 बज रहे थे। उसने जल्दी से उठकर फ्रेश होकर नीचे किचन में चली आई।
अपने लिए एक कप टी बनाकर पिछले बगीचे में आकर बैठ गई। बाहर का ठंडी हवा उसके चेहरे को बार बार छू रही थी। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद वहां से उठ खड़ी हुई और पीछे मुड़कर चली गई। बानी किचन में आकर अपना टी कप को साफ करके सेल्फ में रखकर वो खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी कानों में रूपाली, महेश साथ साथ एक और आदमी की आवाज आ रही थी। उस आदमी की आवाज बानी बहुत अच्छे से जानती थी कि वो आदमी कौन है। बानी उन सबको नजरअंदाज करके अपने कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन वो वहां से जा पाती तभी उसके कान में रूपाली की आवाज सुनाई दी। अरे बानी, यहाँ आओ, ये देखो कौन आया है। जैसे ही बानी ये सुना तो चलते हुए उसका कदम वहीं पर ही रुक गई और मुड़कर अन सभी को देखने लगी। इसके चेहरे पर कोई भी भाव दिखाई नहीं दे रहा था। बानी बिना कोई हाव भाव के हाल रूम में चली गई। जैसे ही उसने सामने बैठा इंसान को देखा तो जैसे उसे पहले से ही उम्मीद थी कि ये इंसान कौन है। वो इंसान कोई और नहीं बानी का मंगेतर, या यूं कहें कि झूठा मंगेतर, ऋषभ शुक्ला। पिछले जन्म में बानी 18 उम्र में ऋषभ से सगाई कर ली थी, वो भी महेश कहने पर। तब तो बानी आंखें बंद करके उन पर विश्वास जो करती थी, बिना सोचे समझे जो महेश कहते थे वही बानी हंसी खुशी से मान लिया करती थी। उसका अंजाम ये हुआ कि बानी की सारी प्रॉपर्टी महेश नाम पर करनी पड़ी, इसके साथ साथ उसका दिल भी। पिछले जन्म में बानी से सब कुछ धोखे से छीन लिए थे, प्रॉपर्टी के साथ साथ उसका दिल भी। ये सब सोचकर बानी के दिल में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, लेकिन अगले ही पल कैसे भी करके अपने आप को संभाल लिया। बानी उन सब की ओर देखते हुए मन ही मन कहने लगी, हाँ, आप लोगों ने जो मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका भरपाई तो आप लोग जरूर करेंगे। पुरानी बानी तो एक बेवकूफ थी, जिसका परिणाम मेरा जान देकर चुकाना पड़ा था, लेकिन अब वो बानी नहीं है जो आप लोग आसानी से मूर्ख बना सके। इस बार इंसाफ मेरी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।